दोस्तों ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना, ये आप लोगों को एक इतना बड़ा लेसन देकर जाएगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खासकर अगर ये पर्टिकुलर लेसन होता मणिपुर के अंदर में, जो बेसिकली वो इंसिडेंट देखने को मिला, तो वो इंसिडेंट न देखने को मिलता। आप लोग ये समझ सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा ये एक तरीका यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट। यहाँ पर एक लड़की है, वो खड़ी हुई है, एक लड़का आता है, उसको छेड़खानी करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई और नहीं बैठा हुआ है, और भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पर उन्होंने उसको देखा भी नहीं कि यहाँ पर वो उसको छेड़ रहा है, ये अपने फोन में लगे हुए हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा रहता है, ये देखना यहाँ पर इसने क्या किया, इस बच्चे ने अपना फोन निकाला और फोन निकालने के बाद में उसने कॉल कर दिया पुलिस को कि यहाँ पर एक खड़ा हुआ किसी को यहाँ पर इस तरीके से छेड़ रहा है, और पुलिस जो है यहाँ पर उसको निकाल के ले गई फिर उठाकर। सोचो, इसको कहते हैं सोसाइटी में आप लोग जब मिलजुल कर रहते हैं, सोशल अवेयरनेस। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर इस तरीके से ये काम करेगा तो आप लोग सोचो कि समाज में कहीं पर भी कोई भी ऐसी गलत चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये छोटी सी चीज थी, इसने बच्चे ने फोन कर दिया और वहां पर पुलिस आगे उसको लेगी, वरना कोई बदतमीजी यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। और अक्सर लोग ना इसको इग्नोर करते हैं कि इन्हीं की जिंदगी की तो मैटर, हमको क्या करना है। मणिपुर में देखो, वहां पर भीड़ चल रही थी वैसा पूरी की पूरी, मतलब इतना बड़ा जत्था था वहां पर, हजारों लोग थे वहां पर हजारों लोगों में से एक भी लोग ऐसा नहीं था सामने निकल कर आया जो वहां पर उस टाइम पर उनकी गुहार सुन लेता और वहां पर थोड़ी सी चीज जो है वो बेटर हो जाती। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में यार। तो यहां पर कभी भी आप लोगों को ऐसा मौका मिले, कुछ भी इस तरीके से कोई हेल्प आप लोग कर सकते तो पीछे मत हटना हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसी से हमारा एक समाज जो है वो बेहतरीन समाज बनेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, इसमें आप लोग कुछ जाएगा भी नहीं। अगर आपने सिर्फ फोन किया वहां पर उस बच्चे ने, तो इससे सामने वाले की हेल्प हो गई। तो किस किस ने कभी ऐसा कुछ काम किया है जिंदगी में, बताना जरूर। अगर नहीं किया है तो यार इस तरीके का काम जरूर करिएगा। यही आप लोगों को बेसिकली फील कराएगा कि आप लोग एक भारतीय नागरिक हैं। आप लोगों ने किसी न किसी की हेल्प की तो आप लोग हमेशा उस चीज को याद रखोगे और अपने आप पर गर्व फील करोगे। अभी सरकार जो है यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करना चाह रही थी मणिपुर के इशू को, पर लेकिन अपोजिशन ने सबने मिलकर यहाँ पर प्रेशर किया। तो अमित शाह जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर, उनके द्वारा बोला गया कि हाँ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पर लेकिन अपोजिशन ये चाह रही है कि स्टार्टिंग का जो रिमार्क है उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का आए, क्योंकि इतने लंबे समय से चली हुई चीज पर मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट नहीं दी थी, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल हो रखा था। तो उसको लेकर कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं अभी यहाँ पर। आप लोग देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, तो ये कई सारी न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में भी। कल एक बहुत बड़ी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, घटना देखने को मिली। इलोन मस्क साहब ने, मैंने ट्विटर देखा, मैंने कहा ट्विटर में ऊपर जैसे कि नहीं पिन का रखा होता है, तो उसमें ऐसा कुछ बना हुआ आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसी तो कोई चीज पिन नहीं करी मैंने, काली काली सी कहां से आ गई निकल कर, एक एक्स का निशान बना हुआ है। फिर पता चला, मैंने क्लिक किया तो ट्रेंड कर रहा है कि इलोन मस्क साहब ने क्या किया, ट्विटर की चिड़िया को जो है वो बेसिकली मारकर फेंक दिया। अब ट्विटर जो है वो एक्स बन चुका है, एक्स, ठीक है ना, एक्स मतलब जो इलोन मस्क वाला एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि आई वाज फायर्ड, यानी कि मुझे भी जॉब से निकाल दिया। इलोन मस्क साहब के द्वारा यहाँ पर एक ह्यूज मनी लगाकर ये कंपनी खरीदी गई थी। पर लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से इस कंपनी की हालत चल रही है, आने वाले टाइम में देखो कैसा होगा। पर लेकिन ये भी माना जाता है कि ये इंसान जिस भी चीज में हाथ डालता है उसको सक्सेस करके ही छोड़ता है। तो इस चीज के लिए ये काफी पागलपन भी आप लोगों ने इसका देखा होगा। आप में से कौन कौन ट्विटर पर है, कौन कौन ट्विटर को इस्तेमाल करना जानता है। मैंने अकाउंट तो बना रखा है, पर आज तक भी मैंने उसको ढंग से यूज करना सीखा नहीं है। कुछ कुछ कोटेशन वगैरह कुछ कुछ बातें डाल देता हूँ पर लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी मैं उसकी नहीं जानता हूँ। स्टार्टिंग में फेसबुक यूज करते थे तो उसके बारे में काफी कुछ जानते थे। इंस्टाग्राम में बहुत कम जानता हूँ, इंस्टाग्राम भी, ठीक है। कई बार उसमें कहाँ से क्या क्या देखते हैं, मुझे इंस्टाग्राम भी ज्यादा आता नहीं है चलाना, रियलिटी में आप लोगों को बताऊँ। मैं टेलीग्राम यूट्यूब इन सब चीज़ों को तो अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली कई बार रहती हैं चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे कहते हैं सर हैं कि सर आते क्यों नहीं हो, आ जाया करो कभी कभी इंस्टाग्राम पर, इन पर। तो बता रहा हूँ यार, चीज़ें जितनी मतलब एक तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो बाकी आप लोग सब चीज़ें जानती हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हो गया, इसका लोगो चेंज हो गया है ट्विटर का, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इलोन मस्क साहब जो है वो इसके ओनर है और इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, ठीक है। डिस्कशन शानदार रहने वाला है, आप लोग इंजॉय करोगे। और इंपॉर्टेंट डे जो आज के डे है ना, वो आप लोग काफी कुछ सिखाकर जाने वाले हैं, ठीक है। एक तो होगा यहाँ पर अगर डूबते हो को बचाने वाली बात की जा रही है, और दूसरा यहाँ पर ये है वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्टिक डे, इसके बारे में बात करूंगा। और आईवीएफ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जिससे कई सारी एक्स्ट्रा बातें भी आप लोग जान पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो, कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। डिसाइड नहीं किया तो क्यों नहीं डिसाइड किया, आखिर कौन डिसाइड करेगा, कोई और डिसाइड करने वाला है क्या आप लोगों की जगह। तो डिसाइड जरूर करो, और कल के दिन को क्या रेट देने वाले हो, कि कितना यूटिलाइज किया, कितने % आप लोगों ने यूटिलाइज किया, ये जरूर बताना। शानदार बात बोली गई है यहाँ पर, बोला गया केवल ज्ञान ही ऐसा, ये अक्सर तत्व है जो कभी भी आपकी किसी भी अवस्था में, चाहे आप लोग कितने भी एक तरीके गरीब क्यों ना हो जाओ, कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाओ, ज्ञान आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। आप लोग का हर एक इंसान जिंदगी में से साथ छोड़ के चला जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा मम्मी पापा भी साथ छोड़ के चले जाएंगे आप लोग की जिंदगी में से अपनी उम्र होने के बाद में।
पर लेकिन आप लोग जब तक एंड तक अपनी जिंदगी में रहोगे, ज्ञान आप लोगों के साथ में रहेगा, कोई इससे आप लोगों से छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बांट नहीं सकता कि आधा मुझे दे दे आधा तू रख ले। ठीक है, जब आप लोगों ने कोई भी चीज देखी होगी दुनिया में बढ़ जाती है, पर लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ता। प्यार बढ़ जाता है भाई साहब, पर ज्ञान नहीं बढ़ता। तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ज्ञान जो आप लोग एक बार अर्जित कर लोगे ना, वो आप लोगों का ही होगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि समय के साथ में घटती नहीं है। सबसे प्यारी चीज तो मुझे यही लगती है, बढ़ती है भाई साहब। ठीक है, हमेशा आप लोगों को ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ज्ञान अर्जित करना सबसे शानदार एक आप लोग बोल सकते हो आज की डेट में एक अचीवमेंट है। अपने ज्ञान को अचीव करने के लिए आप लोग को जो भी एफर्ट लगाने पड़े वो आप लोग जरूर लगाइए। ये कौन है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बताइए। ऐसा भी कोई है कि कोई जानता नहीं है इस इंसान को इस धरती पर, है? बताइए जरा। आज बात करते हैं हेल्थ के बारे में। बोला गया है इट इज हेल्थ, यानी कि ये हेल्थ है जो कि रियल वेल्थ है। अगर आप लोग की हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। नोट ए पीस ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर आप लोगों के काम नहीं आने वाला है एक टाइम पर, अगर हेल्थ आप लोगों की खराब हो जाती है। तो हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस देकर आप लोगों को चलना है। ठीक है, तो ये कोटेशन अगर हेल्थ के बारे में लिखने के लिए कहीं कुछ आ जाए, या आप लोगों से ऐसे आ जाए लिखने के लिए, कोई भी आर्टिकल्स वगैरह आ जाए, तो ये आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है यहां पर वर्ल्ड ड्रोनिंग डे। प्रिवेंट डे है बेसिकली, यहां पर ये प्रिवेंट करना मतलब कोई डूब रहा है तो डूबते हुए को बचाने की बात यहां पर की जा रही है। तो आज के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। कई बार कई सारी बाढ़ आती है, कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा दुनिया भर के लोगों की जान गई बाढ़ की वजह से। तो ऑफर किया जाता है लाइफ सेविंग सोल्यूशन की, यहां पर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ऐसी कोई चीज देखने को मिले तो बचा जा सके। एनीवन कैन डाउन नो वन शुड, यानी कि कोई भी डूब सकता है, पर लेकिन हम लोग को बचाना है कि कोई भी न डूबे। अभी दुनिया भर के हर एक एरिया में कहीं ना कहीं बाढ़ देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आई। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला कि यहां पर वेरियस लेवल पर हम लोग को जहां पर भी इसकी वजह से डेथ हो रही है उसको बचा सकते हैं। और कई बार बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग की भी डेथ होती है जब कहीं पर ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डे काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है एम्ब्रियोलॉजिस्टिक डे के बारे में। इसकी वजह से आज के डेट में दुनिया में इतनी चीजें चेंज हो गई कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पाते थे उनके भी बच्चे हो पाते हैं। तो यहाँ पर लुइस जोए ब्रायन ये फर्स्ट बेबी था जो कि यहाँ पर आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था। तो इसके चलते यहाँ पर 25 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बात है 25 जुलाई 1978। उस टाइम तक तो शायद हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तब की बात यहां पर की जा रही है। ये है क्या बेसिकली, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। कोई ऐसा भी है क्या, बच्चे पैदा कैसे होते हैं कि हाँ पुराने टाइम पे बोलते हैं ना कि ऊपर से परी आती है रख के चली जाती है। अरे किस करने से बच्चे हो जाते हैं। अभी एक कोई सीरीज आ रखी थी उसमें कहते हैं कि लिप पे किस करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें जानते होंगे, कोई बताने वाली बात नहीं है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट साइंस के अंदर में ये टॉपिक भी है आप लोगों का। ये जब आप लोग साइंस एंड टेक पढ़ोगे उसके अंदर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें महिला का एग लिया जाता है, जो महिला का जो अंडर रहता है वो लिया जाता है, और पुरुष यानी कि मेल का स्पर्म लिया जाता है। अगर ये दोनों बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे तो फिर बाहर उसको निकालकर फर्टिलाइज किया जाता है, एग के साथ में अंडे को मिलाया जाता है। और जब यहां पर ये पूरा एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है फिर इसको लेकर महिला के अंदर में जो है इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है बच्चा बनने के लिए आगे। जो कि पहले फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता था, इसकी वजह से बेबी नहीं हो पाता है। और बहुत सारी जो माता ऐसी रह जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी रहती हैं, कई बार होते हैं बांझ है, इसको बच्चा नहीं होगा। पुराने टाइम पर वो सही था बोलना, पर आज की डेट में ये चीजें नहीं है। आज की डेट में आसानी से यहाँ पर ये किया सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो एक तरीके से आविष्कार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में हम लोग को उस लेवल पर ले जाते हैं कि हम लोग इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा आईवीएफ के बारे में। तो आईवीएफ के रिलेटेड ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे बोला जाता है कई बार यहां पर बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, कई सारी मूवीज भी बन चुकी है इसके ऊपर, किसी एक का नाम बताइए अवेयरनेस फैलाने के लिए। और सारी बातें जो भी हैं यहाँ पर वो लिख दी गई है हिंदी और इंग्लिश में। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ पर आप लोग इसको देख भी लेना। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो उसको दूर करना आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है यार। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, कई बार कई सारी चीजें जैसे खान पान हो गए ना आज के डेट में लोगों के, उसकी वजह से कई बार जो बेबी कंसीव करने में इतनी प्रॉब्लम रहती है। दुनिया भर के तो एडवर्टीजमेंट आते हैं, कहीं जाओगे। एक दिन मैं एफएम सुनता हुआ जा रहा था तो उसमें मतलब बार बार इस तरह की एडवर्टीजमेंट आ रही थी कि अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ये आज की डेट में बच्चा पैदा कर सकते हो। मतलब एक तरीके ना एडवर्टीजमेंट जब किसी चीज़ का आने लगे तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, और उसके बहुत सारी कंपनीज सामने निकल कर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक अच्छी भी चीज़ है कहीं ना कहीं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि नहीं? आप लोग क्या रहे जरूर बताना।
एक छोटी सी बात बताऊंगा यार, थोड़ा सा 2 मिनट लगी पर सुनिएगा जरूर। जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे मेल मुझे देखने को मिलेंगे। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। जब एप्लीकेशन लॉन्च किया था उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि मैंने कहा यार ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अच्छा है, मतलब अपने लेवल पर एक अच्छा एफर्ट डालने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये बात बोली थी कि अगर कोई भी कहीं पर भी एडमिशन ले रखा है, पहले तो आप लोग ये बोलेगा कि हाँ यहाँ पर एडमिशन ले रखा है, अपना एडमिशन स्लिप दिखाना, और फिर यहाँ पर आप लोग आकर एडमिशन ले सकते हैं। मैं 50% डिस्काउंट में आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से मैंने, पता है क्यों ये रखा था, मैंने इसलिए रखा था क्योंकि कई बार पहले भी मेरे पास में मेल आया करते थे जब तक तो एप्लीकेशन भी नहीं था कि सर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एडमिशन लिया और यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं ये चाहता था कि अगर कोई कहीं फंस भी गया है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एटलीस्ट वो भी पढ़ाई कर सके। और जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की तब मैंने बहुत ही अच्छे जो एक तरीके की चीज़ों को एक प्लान बना के चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश की थी और एक एक चीज़ को ढंग से लेकर चलने की मैंने डिसाइड की थी। और इसीलिए मैंने, आप लोगों ने देखा होगा जब एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे सारे टीचर के डेमो लेक्चर आप लोगों को वहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं हालांकि इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिखाना चाहता था, पर मेरे पास में फिलहाल के टाइम पर जितने एडमिशन है उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं निकल कर। और वो बच्चे वो जब यहाँ पर आ रहे हैं तो मतलब ये एक तरीके से यानी गर्व की बात होती है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, जब इन्होंने बोला कि मैं वहाँ पर पढ़ रही थी सर, 10 महीने में वहाँ पर फटाफट चीज़ें निपटा दी, हर एक सब्जेक्ट के कुछ लेक्चर लगा दिए, 10-10 15-15 लेक्चर लगा दिए, जीएस पूरा कंप्लीट करा दिया। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग अगर एपीएफसी का जो कोर्स था ना उसको उठाकर देखोगे, पूरे देश के अंदर में, मैं गारंटी देता हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और ये मैं एक तरीके से कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ, ये घमंड में नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा बता दो जितने इतने सारे लेक्चर जो है एपीएफसी के लगाए हों। आप लोग वहां पर सी सेट के भी लेक्चर देखोगे ना, आप लोग वहां पर साइंस के भी लेक्चर देखोगे ना, आप वहां पर इंग्लिश के लेक्चर देखोगे ना, हर एक सब्जेक्ट के इतने लेक्चर थे कि बच्चे जो है ये बोले थे कि सर इतना कुछ प्रोवाइड करा दिया, सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा, इस लेवल पर जाकर काम किया है। और अभी जो यूपीएससी है ना उसमें भी आप लोग देखोगे एससे यहाँ पर कितना ले रहे हैं, एससे मॉड्यूल प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों से 6,500 ले रहे हैं एससे के, ठीक है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं करा रहे हैं, उसका एनरिचमेंट करा रहे हैं, उसके लिए 16,000 ले रहे हैं आप लोगों से। करंट अफेयर की जो क्लास आप लोग देखते हैं ना डेली, इसका कराने का यहाँ पर 30,000 ले रहे हैं, 33,000 रुपए जो करंट अफेयर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को मात्र 2,400 रुपए में दी गई है, जो भी लॉन्च हो रही है 30 तारीख से, वो टेस्ट सीरीज उसमें मेंस की मिला रहे हैं यहाँ पर, उसके 40,000 ले रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। सी सेट के बारे में अगर बात करें, सी सेट में मैं आज भी गर्व से कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर बोल रहा हूं, ये भी फिर से जिस तरीके से एपीएफसी के बारे में बोले, पूरे देश के अंदर में सी सेट में जो चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी पूरे देश के अंदर कोई नहीं कवर कराएगा। कैसे कह रहा हूं? क्योंकि उसके अंदर में पूरा मैथ्स आप लोगों का देखने को मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कराकर छोड़ देते हैं, वहां पर बेसिक इंग्लिश भी कवर करा रही है हमारी टीम। वहां पर इंग्लिश वो है जो कि जीएस के अंदर में जब आप लोग जाओगे ना, मेंस के अंदर में जो कंपलसरी पेपर होता है वो वाली इंग्लिश कवर कराई जा रही है पूरी। सी सेट के अंदर में आप लोग का मेंस भी कवर कराया जा रहा है, और मात्र कितने में, मात्र आप लोग देखो यहाँ पर पूरे देश के अंदर में कोई भी अगर ये चीज इसमें कवर करा दे तो मुझे बता दो आकर, मैं इसको आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ये इस लेवल पर अगर कोई प्रोवाइड करा दे आप लोगों को, ये फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर ये सारी चीजें करने में एफर्ट लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये तो उनके कोर्स देखोगे ना आप लोग, और उसके बाद भी जब बच्चा आकर इस तरीके से चीजें बोलता है कि सर वहां पर लेक्चर एक बार देखने की बात की, 2 बार देखने की बात की, यहाँ पर जितनी बार चाहो आप लोग लेक्चर को उतनी बार देख सकते हो यहाँ पर सबसे एक छोटी सी दिल में दुखती है वो चीज़, पता नहीं यार क्यों, यहाँ पर भी मुझे इनका नाम छुपा दिया है मैंने, इन्होंने बोला था सर मेरा नाम मत बताना प्लीज़। वही है कि यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर इनके द्वारा अपना कोर्स भी लिया गया पूरा, और सोशियोलॉजी भी लिया गया। तो मुझे लग रहा है शायद ये कोई फीस होगी टोटल, अगर इसको मिलाकर देखोगे 1.5 लाख तो यही हो जाएगा, ये सोशियोलॉजी 30 चले जाना, 2,10,000 के करीब फीस कम से कम बैठेगी यहाँ पर, ठीक है, ये फीस बैठेगी। और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि 50% डिस्काउंट आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद भी कहते हैं सर आपकी फीस महंगी है यार ऐसा मत बोला करो, दर्द होता है, ठीक है आपकी फीस महंगी जब ऐसा बोलते हो ना, इतना कुछ होने के बाद भी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे आ चुके हैं, जब वहाँ पर आकर यहाँ पर देखते हैं ना डेमो, जैसे सोशियोलॉजी और पीएसआईआर के डेमो प्रोवाइड करा रखे हैं, आप लोग देखना एक बार जाकर कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज़ के मैंने आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के डेमो प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ पर पढ़ने के बाद में अगर तसल्ली नहीं हो तो आप लोगों को बताना कितने अच्छे लेवल पर टीचर जो पढ़ा रहे हैं। मैंने एक टीचर के ऊपर ना, मतलब एक तरीके से मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब एक तरीके से इतने अच्छे लेवल पर चीज़ों को लेकर चल पाएंगे, पर जैसे जैसे टीम
बनती गई, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर मिले और सारे के सारे टीचर ना बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा और खुद भी यूपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। और कईयों ने मेंस, कईयों ने इंटरव्यू दे रखे हैं ऐसे भी, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो यार कोशिश किया करो कि चीज़ों को अप्रिशिएट किया करो एटलीस्ट कम से कम ये तो मत बोलो कि सर महंगी चीज़ें हैं। आप लोग खुद सोचो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये जो नोट्स वाला ग्रुप है इसमें ऑप्शनल के भी प्रोवाइड करा दो। यार एक लिमिटेशन होती है चीज़ों की, ठीक है मतलब इतने उसमें मतलब क्या करना चाह रहे हो तो बता दो। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाया गया है इसका बेसिक पर्पज ये कि आप लोगों की एक कनेक्टिविटी बनी रहे, कंटिन्यूस चलती रहे। कोई भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्होंने खुद लिखा है सर मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं लिखवाया गया। 2,10,000 को देने के बाद में मेंस का कोई क्वेश्चन तक नहीं लिखा रहा है। आप लोगों को प्रॉपर ग्रुप बनाकर वहां पर डेली डेमो क्वेश्चन तक दिए जा रहे हैं आप लोग, कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं ये तक आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यार ये चीजें कौन कराएगा आप लोग देखो, और ये भी इतने कम उसमें, आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर। और अभी एक फीस देने के बाद में आप लोग की जो आप लोग का जो चीजें रहने वाली हैं ये पूरे 1 साल से ज्यादा रहने वाली है। मेंस तक आप लोग को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जानी है। तो सोचो कि पूरे मेंस तक का यहाँ पर टीचर को लेकर भी मुझे चलना है। तो इसलिए बोलो थोड़ा सा उसके लिए आप लोग देख लिया करो यार मतलब। और जो भी लेक्चर ले रहा है यहाँ पर बताना कोई कमी हो, पब्लिकली आकर लिखा करो यार। मैं तो कहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहा हूँ कुछ छिपना है आप लोगों से, पब्लिकली आकर लिखा करो कि हाँ सर ये चीजें हैं। तो आप लोग अप्रिशिएट भी किया करो अगर अच्छी चीजें हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार चीजें अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। दोस्तों जब से मणिपुर वाला इंसिडेंट हुआ है तब से वुमेन के बारे में जो भी आर्टिकल आता है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से निकल कर कि यार बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग वैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन ये वुमेन वो, पर लेकिन जब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर कोई खड़ा नहीं मिलता है। वो वाली मतलब एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली। और एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के नीचे जब मैंने डिस्कस किया था एक कमेंट भी किया कि सर काश उस दिन वहाँ पर जो महाभारत में नहीं थे जिस टाइम पर द्रौपदी का जो बेसिकली साड़ी खींची जा रही थी उस टाइम पर, तो श्री कृष्ण जी ने आकर वहाँ पर उसकी इज्जत बचाई। तो काश आज के टाइम पे भी कोई ऐसा कृष्ण होता उनमें से, इतनी भीड़ में से, जो उस औरत को वहाँ पर जिस तरीके से एक तरीके से वहाँ पर उनके साथ में दरिंदगी की जा रही थी वहाँ पर उसको कोई बचा पाता। यानी कि शायद आज की डेट में भी कोई ऐसा इंसान होता कि जो उस लेवल पर आकर वहाँ पर इतनी भीड़ में से एटलीस्ट एक पर्सन भी आकर वहाँ पर उसकी हेल्प कर पाता, जो 2 औरतें वहाँ पर उनके साथ में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अगर कहीं से चीज़ें चेंज होंगी तो वो होंगी हमारी पार्लियामेंट से। जितनी महिला पार्लियामेंट में पहुंचेगी उतनी ही लार्ज स्केल पर हम लोग उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि देश की 4 बेटियां राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के पैनल में इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये राज्यसभा के अंदर में वाइस चेयरपर्सन का पैनल होता है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ये 4 बेटियां किस किस एरिया से निकल कर आती है देश की, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि करंट के साथ में आप लोगों का यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेगा और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, एक बेहतरीन टॉपिक की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये किससे लेके निकलकर यहाँ पर ये टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक निकल कर आता है आप लोग का पॉलिटी से। तो पॉलिटी में यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो इस टॉपिक के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ बात की जा रही है राज्यसभा के बारे में। हमारे देश के अंदर में आप लोग जब पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पार्लियामेंट में नॉर्मली 3 चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो इन तीनों को मिलाकर हमारी पार्लियामेंट जो है वो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसमें राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। राज्यसभा के जो हेड हैं आज की डेट में उनका नाम है जगदीश धनखड़, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो यहाँ पर अभी 3 जो बेसिकली 4 जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है। पहली है पीटी ऊषा जी, दूसरे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका नाम है फोंगनॉन कोनक्याक, तीसरे जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका नाम है फाजिया खान और चौथे जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका नाम है सुल्तादेव, ठीक है। तो ये 4 इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जो है जिनको वाइस चेयरपर्सन के पैनल में इंक्लूड किया गया है।
इसमें से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर फोंगनोन कोन्याक, ये नागालैंड से आती है और पहली बार कोई महिला नागालैंड से राज्यसभा के अंदर में एंट्री की है और यहाँ पर उनको इस पर्टिकुलर पैनल में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये एक अपने ही लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा आखिर क्या है ये जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि वाइस जो एक तरीके से चेयरपर्सन का पैनल क्या होता है। आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा घर में मम्मी और पापा होते हैं। अगर घर में मम्मी पापा बाबा दादी और आप लोग बच्चे हैं, घर पर रहते हैं, अगर कभी घर से अगर पता चला दादा दादी कहीं बाहर चले गए तो हेड ऑफ द फैमिली कौन हो जाता है? वो मम्मी और पापा हो जाते हैं, यानी कि आप लोग ये पेरेंट्स हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स भी कहीं बाहर चले जाएं और दादा दादी भी बाहर चले जाएं तो उस टाइम पर बच्चों को वो कई सारी हिदायत देकर जाते हैं कि बेटा जो एक तरीके से गेट है वो बंद करके रखना, कोई बाहर से आए तो दरवाजा मत खोलना, तुमको यहाँ पर घर का ख्याल रखना है, कुछ भी गलत चीजें न हो, यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, टीवी वगैरह ज्यादा मत देखना, खाना बना कर रख दिया वहां से खाना खा लेना। ये इस तरीके से आप लोगों यानी कि एक तरीके से आप लोगों को कुछ गाइडेंस दी जाती है ताकि उनकी एब्सेंट में आप लोग यहाँ पर इस घर का ध्यान रख सकें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा चेयरपर्सन यहाँ पर नहीं है, वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर नहीं है, यानी कि एक तरीके से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जब राज्यसभा के नहीं होंगे उस टाइम पर राज्यसभा को हेड कौन करेगा? तो ये जो पैनल होता है ये वाइस चेयरपर्सन का राज्यसभा के अंदर में, ये जब यहाँ पर दोनों आप लोगों को अवेलेबल नहीं देखने को मिलेंगे उस टाइम पर इसमें से चेयरपर्सन को नॉमिनेट कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर अगर कोई भी जैसे राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर वे में सपोर्ट किया जा सके। पर ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर काम करेंगे, यानी कि जब यहाँ पर दोनों एब्सेंट है बस तभी काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे जो बिल हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, उनको पास करने में भी ये हेल्प करते हैं, यानी कि एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। उनकी एब्सेंट में तो ये काम करते ही करते हैं, जब यहाँ पर होते हैं उस टाइम पर भी इनका काफी काम देखने को मिलता है। कई सारी कमिटीज के चेयरमैन भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से पोस्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इनके रोल अगर आप लोगों से पूछे यहाँ पर इनके रोल के बारे में तो 3 इंपॉर्टेंट रोल आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि चेयरमैन को सपोर्ट प्रोवाइड कराना राज्यसभा के अंदर में, जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है वहां पर एक डेकोरम बनाए रखना, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चीजें चलनी चाहिए, घर जो है वो घर जैसा लगना चाहिए, ठीक है। प्रिजाइड करना सेशन को जब यहाँ पर एब्सेंट है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, बेसिकली डिप्टी चेयरमैन आप लोग बोल सकते हैं, जब ये एब्सेंट है तो ये काम करते हैं उस टाइम पर, और कई सारी कमेटी को भी चेयर करने का काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट पोस्ट आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हो, और उसके अंदर में 4 महिला, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब अगर आप लोग देखो नंबर ऑफ जो वुमेन एमपी है यहाँ पर राज्यसभा के अंदर में, अगर आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो कब कब कितने टाइम पर यहाँ पर रही है, जैसे 2012 में यहाँ पर टोटल 9% आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, जितने मेंबर राज्यसभा में उसमें से 9% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। 2014 में ये 12 हो गया और तब से लेकर 12 से नीचे रहा। 2021 में जाकर अब यहाँ पर ये 12 के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि अगर आप लोग बात करें 100 लोगों में से ओनली 12 लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा महिला की रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे हम लोग बात करते हैं 33% रिजर्वेशन यहाँ पर होना चाहिए, पर इन रियलिटी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 या 36, इसका भी 1/3 यहाँ पर ओनली रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए बार बार बोला जाता है, क्योंकि जब तक वुमेन महिला पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठेगी तब तक महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके बारे में ज्यादा डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो यानी कि अगर चाहते हैं कि महिला सुरक्षित रहें, महिला अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करें, तो पार्लियामेंट में भी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। लोकसभा के अगर बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर अगर बात करें 1951 से जब हमारा देश आजाद हुआ और पहली लोकसभा आई तो उसमें 4.5% महिलाएं हुआ करती थी। फिर आगे चलकर 1984 में ये 8% तक बढ़ गया और आज की डेट में 14% तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब 17th लोकसभा स्टार्ट की गई उसमें लगभग मोटे मोटे तौर पर बोले तो 15% महिला है। इसी में बात की जा रही है कि 15% को हम लोग को 33% यहाँ पर लेकर जाना है, यानी कि एटलीस्ट 1/3 जो है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं उसके अंदर में महिला 1/3 होनी चाहिए, अगर चीजों को हम लोग को अच्छे से इंप्रूव करना है यहाँ पर। और आप लोग को याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन कहीं पर है, ये डेटा आप लोगों के सामने था, कहां का, रवांडा का। रवांडा और क्यूबा 50%, यहाँ पर 61% आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बातें बताई जाती है अलग अलग लेवल पर कि कहां कहां पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है और कहां कहां पर कमियां और खामियां, उसको कैसे दूर हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सोचो अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होगी तो वर्क फोर्स यानी कि जहां जहां पर भी महिलाओं की रिक्वायरमेंट है
वहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं महिलाओं के बारे में अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। लेबर फोर्स में महिलाओं को कैसे रखना है, एजुकेशन में महिलाओं को कैसे लेकर आना है, अगर घर पर महिला कोई काम करती है तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनानी है, तो एक महिला ही उसके बेसिकली दर्द को समझ सकती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और कोई मेल यानी कि एक पुरुष उसको आकर बोल दे कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, तुम्हारा पेन समझ सकता हूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पेन वही औरत समझ सकती है जिसने प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने बच्चे को जन्म दिया है। उस टाइम पर यह माना जाता है कि एक औरत जो है वो उसका दूसरा जन्म होता है, और एक मैन अगर बोले कि मैं तुम्हारा पेन समझ सकता हूं, तो ये बस एक तरीके से बोलने वाली बात होगी, वो कभी भी नहीं समझ सकता है। तो उस पेन को एक औरत ही समझेगी, तो उससे रिलेटेड अगर सॉल्यूशन भी निकालना है पार्लियामेंट के अंदर में अगर बात करें, तो वहां पर महिला ही आप लोगों को बेसिकली होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, तो इंडिया के अंदर में बात की जाती है कि एक तरीके से गैप जो है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर काम करना जरूरी है। इसी के साथ में गैप को किस तरीके से आज के दिन में वाइडन होता हुआ नजर आता है, तो बहुत सारी ये हाईलाइट्स यहाँ पर इनके द्वारा दी गई थी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में मेल एमपी वर्सेस फीमेल एमपी पार्लियामेंट के अंदर में, तो ये डेटा आप लोग देखिए ऊपर गिने चुने 2-2 4-4 यहाँ पर आप लोगों को महिला देखने को मिलती है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा, ये भी यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा अगर लोगों के सामने आते हैं निकल कर, तो कहीं ना कहीं वो समझ पाते हैं यार ये कमियां हैं, इनके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। वर्ल्ड जो बेसिकली इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 4 इंडिकेटर में लेकर, और इसमें अगर ध्यान से आप लोग देखोगे पॉलिटिकल इंपावरमेंट चौथा ये पॉइंट यहां पर रखा गया है कि महिलाओं का पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ये सारी चीजें जब साथ में चलेगी तो एक महिला जो है वो सशक्त रोल प्ले कर पाएगी। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये 4 अगर ढंग से इंडिकेटर को ध्यान लेकर चले तो बाकी की सारी चीजें अपने आप इंप्रूव होती हैं, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो स्कोर क्या है, 1 है इक्वलिटी और 0 है इनइक्वलिटी। तो ये सारी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था 2017 में, जब यहां पर ये पूछा गया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बनता है, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन के बारे में। तो ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा है तो इसका आंसर क्या है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो यहाँ पर नाम नॉमिनेटेड करते हैं कि ये पर्सन जो है वाइस चेयरपर्सन के पैनल में होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि 4 महिला जो है बेसिकली अभी इसमें इंक्लूड की गई है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कल को, ठीक है। 2013 में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछा गया किसके बारे में, ये यहां पर राज्यसभा के बारे में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि एक तरीके से उस हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। आप लोगों को ध्यान से देखो तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो अपने में ही मेंबर से आप लोग यहां पर उसको चुनकर लेकर आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट आप लोग गलत देखने को मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। प्रेसिडेंट वाला लेक्चर अगर आप लोग देखोगे तो उसमें तसल्ली में चीजें डिस्कस की थी। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है और इनको वोटिंग राइट का अधिकार होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। ये एक स्टैटिक पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं जब आप लोग पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी चीज को इस तरीके से पढ़कर जाओ कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन माइंड में न रहे, ठीक है। और बाकी वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये आप लोगों को क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को डिस्कस करना है। इसके ऊपर आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि फैक्टर रेस्पॉन्सिबल क्या है जेंडर इनइक्वालिटी के और किस तरीके से यहाँ पर इसको दूर किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर फ्रेमवर्क आप लोग तैयार करोगे तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट है तो बताना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसको बोला गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ मतलब अपने आप, हेल्प करना, और ऐसा ग्रुप जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हेल्प ईच अदर। तो इससे क्या होता है कि यानी एक दूसरे की हेल्प करना। तो एक तरीके से एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। एक 10 से 30 के बीच में लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर ये देखा गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं जो है काफी लार्ज स्केल पर जुड़ी हुई हैं और इसकी वजह से हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आता है क्योंकि इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं।
तो यहां पर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी वार्षिक यानी कि एनुअल जो आय है वो 1 लाख रुपए करने की बात की जा रही है, ताकि उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सुधर सके। अच्छा, साल में अगर 1 लाख मिलेगी, ठीक है, आप लोग ये बताओ महीने में कितनी मिलेगी? 12 से डिवाइड कर दो। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ कितनी मिलेगी महीने में, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर यहां पर ये पूछा जा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं। जहां पर भी वर्ड इंक्लूसिव आ जाए इसका मतलब होता है कि सबको इंक्लूड करके चलना, किसी को पीछे ना छोड़ना। और एक शब्द आता है सस्टेनेबल, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि चीजों को ऐसे यूटिलाइज करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोग चीजों को छोड़ सको, अपने आप भी यूज कर लो, आने वालों के लिए भी छोड़ दो। मतलब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, उनको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट वो चीजों को एंजॉय कर सके, इसलिए हमको भी पेड़ पौधे लगाकर जाने। ऐसा नहीं कि बस हमारी जिंदगी कट गई अब हमको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा हमारे पूर्वज सोचते तो आज के डेट में हम लोग जो है आग के गोले पर बैठे होते। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने का प्रोविजन रहता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा बोला गया यहाँ पर 2024 तक का 1 लाख रुपए की आय होनी चाहिए लगभग साल की एक महिला की सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में। तो ये 2024 तक का टारगेट है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कब तक का टारगेट रखा गया? तो 2024 तक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये एक तरीका ग्रुप होता है जिसमें 10 से लेके 20 तक के 20 तक के 10 से लेके 20 तक के आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे, जो कि एक सोशल ग्रुप या फिर एक इकोनॉमिक पर्पज के लिए यहां पर साथ में आते हैं, फॉर्म करते हैं ग्रुप, ताकि बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिले। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके अंदर में मान लीजिए 20 लोग इकट्ठा हो गए या फिर 10 लोग इकट्ठा हो गए, एक ने पैसे डाले, ठीक है। अब यहां पर एक इंसान है, उसमें से किसी को पैसे चाहिए तो पैसे निकाल कर ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, एक तरीका ये क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। जिसको चाहिए वो निकाल के ले जाता है और फिर यहां पर इसको डाल देता है। तो इस तरीके से तो रिक्वायरमेंट के बेस पर यहां पर उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं देश के अंदर में। इनका ओरिजिन जो था वो इंडिया के अंदर में माइक्रो फाइनेंस मॉडल के तौर पर हुआ। यानी कि नॉर्मली पहले टाइम पर क्या होता था, जैसे बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, ठीक है, या धन्नड़ सेठ हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा देते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो आप लोग आज के डेट में ब्याज ले रहे हो, अगर उसको पे नहीं कर पा रहे तो और आप लोग ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा, ठीक है। जैसे सेस बोलते हैं ना, CESS, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो वही बातें हैं यहाँ पर, तो ब्याज ऑन ब्याज, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये जो सिस्टम था सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1992 में, और ये गाइडलाइन जो है नाबार्ड और आरबीआई के अंदर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये एक तरीके से एंटरप्राइज यानी कि एक कंपनी के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इसको लाया गया। तो एक तरीके से ये बैंक का रोल परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली बैंक में जाके पैसा लेते हैं, पर सोचो अगर 8-10 लोगों के द्वारा एक ग्रुप बना लिया है तो उसमें सारे अपने जान पहचान वाले होंगे, तो वहां से इंसान जो है पैसा लेने में शर्माएगा भी नहीं, वो आराम से पैसा ले लेगा और किसी की उधारी में भी नहीं फंसेगा। जैसे चाइना नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, वो डेट क्राइसिस में फंसा रहा है, यानी कि लोगों को अपनी उधारी के नीचे दाब रहा है वो। तो उसके चलते लोग जो है तिलबिलाकर मर जाते हैं। तो वो वाली चीजों से ऊपर उठाने के लिए एक इंसान जो है आप लोगों से उससे पैसे मांगने जिसको आप लोग जानते हैं, एक ऐसे इंसान से पैसे मांगने जिसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और ऊपर से एजुकेशन लेवल भी अगर थोड़ा कम है तो बैंक में जाते हुए लोग वैसे भी डरते हैं, पैसा मांगना दूर की बात है, ठीक है। कई सारे लोग डरते हैं कि यार कल को चलकर बैंक कुर्की कर देगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए यहां पर अभी यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ 2014 के बाद में। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई उनके द्वारा काफी बड़ा काम किया गया जनधन स्कीम को लाकर, उसके चलते लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। वो एक प्रोडक्टिव बात आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी कलेक्टिव जो बैंक है यहाँ पर, इनका बेसिक पर्पज यही होता है कि जो सेविंग है उसको मोबिलाइज किया जाए मेंबर के बीच में, ठीक है। और एक तरीके से बोथ यहाँ पर डेब्ट और डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम होता है, यानी कि पैसे ला भी सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसके अंदर डालते भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिंक रहता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक जो लिंकेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तरीके से आल्सो लिंक विद कंपनी, जिनको आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव लिंक्स बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किस किस को याद है आप लोगों को, काफी डिटेल में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया था। हमारी कंट्री में ओरिजिनली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो संविधान के अंदर नहीं थी, बाद में उसको ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया, याद रखिएगा, 97 यानी कि 97वें संविधान में संशोधन किया गया, और वो भी 2011 में। तो इसको ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कहां पर ऐड किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 के हालांकि बेसिकली 4 बन सकते हैं। जैसे पहला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो अमेंडमेंट करके यहां पर हमारे संविधान में ऐड किया गया,
तो ये फंडामेंटल राइट के तौर पर आर्टिकल 19 के अंदर ऐड किया गया। 19 का फर्स्ट का सी में इसको ऐड किया गया, जो कि पार्ट 3 के अंदर आप लोग का आता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आप लोगों का फंडामेंटल राइट बनाया गया कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा यहां पर निकल कर आया, उसमें कहां पर निकल गया, तो यहां पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर इसको डाला गया। ये कहां पर है, ये पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 35 से आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 43B है, और ये स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अंदर इनके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऐड किया गया। इसी के साथ में आर्टिकल कहां कहां पर और ऐड किए गए, जिससे कि यहां पर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपनी एक तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो पार्ट याद रखिएगा, यहां पर ये 9th B के अंदर ऐड किया गया। आप लोगों को पता है जो पार्ट 9 है उसके अंदर पंचायती राज सिस्टम, 8-9A जो है उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी, और 9th B के अंदर आप लोगों यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड की गई। और उसके लिए आर्टिकल 243 से लेके 243 के अंदर ये ZH से लेके ZT तक का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है, संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहां पर वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी चल रही थी कि यार आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाएगी जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, तो उसके चलते काफी बड़ा ये इश्यू आ गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में कनेक्शन बोल सकते हैं। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट जो है यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी चलाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इनकी इंटरेस्ट में छूट भी प्रोवाइड कराती है, ताकि और अच्छे से आगे चीजों को लेकर चला जा सके और इनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। खासकर जो गरीब जो लोग होते हैं उनको एक अच्छी जिंदगी जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। सिग्निफिकेंस काफी बड़ा है यहाँ पर, अबाउट 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक्टिव लिंकेज है इंडिया के अंदर में। तो आप लोग सोच कर देखो, अगर 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप है और एक ग्रुप के अंदर अगर 10 लोग भी अगर हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तो काफी बड़ा एरिया है आज की डेट में देश के अंदर में, तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया इन्वॉल्व 10 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। तो ये मैंने अभी बताया ना, एटलीस्ट 10 लोग भी अगर हैं, वैसे तो 10 से लेके 20 लोग तक यहां पर जा सकते हैं। तो इतना बड़ा सेक्शन जब सोसाइटी का इसके अंदर कनेक्टेड है तो कितनी ज्यादा जरूरत है। बैंक बैलेंस जो है लगभग 7,000 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 90% सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें एक्सक्लूसिवली आप लोगों को वुमेन देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहां से इसका एक एरिया समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया हो गया यहाँ पर। ये 90% महिलाएं यार, ठीक है, और उसमें से 7,000 करोड़ आप लोग यहां पर इसका एग्रीगेट बैलेंस देखने को मिलेगा। तो अगर एक महिला 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देती है तो कितना बड़ा एरिया यहां पर और बढ़कर आएगा। तो रोल क्या है, इनकम जनरेशन पुअर परिवार के अंदर में, तो वुमेन जो है वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी उसकी आएगी। इसी के साथ में जो बैंक है उसमें आप लोगों को पुअर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो देखने को मिलते हैं, तो वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी चीजें जो है वो रोल प्ले करती हैं। खासकर डोवरी या फिर जो अल्कोहलिज्म, यानी कि एक तरीके से दारू पीना, या एक तरीके से जो नहीं एक जो यहाँ पर डोवरी की जो प्रथा होती है उसको भी रोकने का काम करती है, दहेज प्रथा को। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो इससे भी फायदा है। प्रेशर ग्रुप रहता है इन ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत में क्या काम होना है उसके ऊपर भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कई बार। सोशल अपलिफ्टमेंट होता है एक ऐसे सेक्शन का जो कि पीछे छूट जाता है, ठीक है, और खासकर वुमेन इंपावरमेंट में तो आप लोग यहाँ पर बोल ही सकते हैं। तो कल को चलकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप लोग वहां पर मेंशन कर दे, तो एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा कि हाँ जानता है इंसान, ठीक है। तो एक तरीके से वो अच्छे मार्क्स आप लोगों को देगा। तो यहाँ पर स्टेटिक्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड, और यहाँ पर रोल क्या है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो एक तो वही है कि सोसाइटी की जो गलत चीजें हैं उनको साइड में करते हैं, वुमेन इंपावरमेंट करता है, इसी के साथ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है यहाँ पर, इजी एक्सेस है टू गवर्नमेंट स्कीम, इसमें यहाँ पर कई सारी चीजों को एक तरीके से अवेयरनेस फैलाते हैं। इसके साथ में लोगों की जीने का स्टैंडर्ड बनता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है, क्योंकि पैसा खर्च करना, अभी आप लोग पैसा खर्च कर देते हैं आंखें बंद करके, पर लेकिन आप लोग पैसा आंखें बंद करके इसलिए खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के माता पिता के द्वारा सेविंग की गई है। अगर वो सेविंग न करते और आप लोग को बोलते ऐसा है कमाओ और अपने आप करो, तो देखते हैं आप लोग कैसे कर पाओगे, तो वो वाली चीजें जो है आप लोगों के ऊपर भारी पड़ जाती। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। लिमिटेशन क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो एक तरीके से एक यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट काफी ज्यादा स्केल पर देखने को मिलेंगे, कोई एनजीओ पर, कोई गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉपर एक क्वालिफाइड फैसिलिटेशन नहीं है, ठीक है, हाँ चल रहे हैं अपना, वो नहीं कहते एक तरीके से वो एक जुगाड़ चल रहा है, बस ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। लैक ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, ये भी दिक्कत देखने को मिलेगी, प्रॉपर स्किल नहीं रहती है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नॉन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2-4 लोग जो है उनके द्वारा इकट्ठा होकर बना लिया अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो देखने को मिलेगा। कोई सिक्योरिटी रहती है, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, प्रॉब्लम रहती है कई बार कि एक तरीके से किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है, रो चीजों की काफी कमी रहती है, कई बार मार्केट की भी एक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसलिए यहां पर जरूरी है जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधारा जाए, जो एडवांटेज है इनके फायदा है उसको और इंप्रूव किया जाए। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर हम लोग सुधार पाते हैं अच्छे लेवल पर, तो ये आने वाले टाइम पर कितने बड़े सोसाइटी के सेक्शन पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बता दिया कि 7,000 करोड़ जो है यहां पर पैसे लग रहे हैं और लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं और 90% यहां पर इसके अंदर महिलाएं। तो एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट का एक अच्छा सा साधन आप लोग इसको बोल सकते हैं। अभी रोल पूछ लेते हैं, रोल क्या है इसका यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन इंपावरमेंट का। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है आंसर राइटिंग के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन इंपावरमेंट का काफी बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। अभी यहाँ पर खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि मेल जो होता है गांव में उसको मानते हैं कि ये कमाएगा और फीमेल जो है वो घर पर रहकर काम करेगी या फिर खेतों में काम करेगी। तो अभी यहाँ पर ये पैटर्न जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं और गांव में रहने वाली महिलाएं भी इंडिपेंडेंट इनकम अपनी कमा पा रही है, ये अच्छी बात है। इसी के साथ में यंग सेमी लिटरेट जो वुमेन है, यानी कि जो प्रॉपर पढ़ी लिखी जो महिलाएं नहीं है, वो भी कम से कम अपने आप को एक सोसाइटी के साथ में कनेक्ट कर कुछ इनकम जनरेट कर पा रही है और डिसीजन मेकिंग भी फिर बन जाती है जब इंसान कमाने लगता है। आप लोग समझ सकते हैं एक औरत ऐसी है जो कि घर में पढ़ी लिखी है और हस्बैंड जो है वो भी यहाँ पर ठीक ठीक अपना कमा रहा है, तो दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे तो घर अच्छे से आगे बढ़ेगा। पर लेकिन सोचो कि एक महिला पढ़ी लिखी नहीं है, हस्बैंड को लगता है यार क्या ही बताऊं, समझ में नहीं आएगा इसको, अगर मैं बताऊंगा तो अपना आप ही डिसीजन ले लेता है। तो अगर पढ़ी लिखी और कमाने वाली महिला है तो एक तरीके से जो हस्बैंड है वो उसके साथ में चीजें डिस्कस करता है, उसके बाद में चीजों को आगे लेकर चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कई सारे और भी एरिया में काम करते हैं, जैसे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस हो गया बीसी, इसी के साथ में यहाँ पर ये बैंक सखी हो गया, किसान सखी हो गया, इसके साथ में यहाँ पर पशु सखी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कई सारे एरिया में अपनी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर कुछ बातें करते हैं एक तरीके से जहां से आप लोगों के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो इसी से रिलेटेड है। यह शक्ति कार्यक्रम या फिर ई शक्ति लगा दिया, यानी कि चीजों को डिजिटलाइज फॉर्म में लेकर आना। तो यहाँ पर ई शक्ति प्रोग्राम जो है वो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर डिजिटलाइज किया जा सके और प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है 100 डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश के अंदर में। इससे क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में चीजें आएंगी तो और अच्छे लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाएंगे, जो बैंक वगैरह है वो भी अच्छे से कनेक्ट यहाँ पर हो पाएंगे और नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलेगा, तो अच्छी चीजें होंगी। शब्द फाइनेंशियल इंक्लूजन कई बार इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि वो लोग जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है उनको भी बैंक के साथ में कनेक्ट करना, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो कई बार ऐसे शब्द जो होते हैं टेक्निकल वर्ड होते हैं जो कि आप लोगों से यूज किए जाते हैं। क्वालिटी इंप्रूव होगी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर की और इफिशिएंट तरीके से हैसल फ्री डिलीवरी बैंकिंग सर्विस देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी अगर रहेगी तो, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं आएगी, अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। एक ऐसा सिस्टम आप लोग को देखने को मिलेगा और अगर आधार कार्ड के साथ में लिंक कर दिया तो और भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब क्वेश्चन आएंगे कई सारे, तो देखता हूं आप लोगों ने आर्टिकल कितने अच्छे से सुना है, तो आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से आर्टिकल सुना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला यहां पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, लैक ऑफ सिक्योरिटी, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लैक ऑफ जो एक तरीके से लैक ऑफ जो ग्रेडेशन जो होती है एक तरीके से उसकी स्किल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये पर्टिकुलर कौन सी लिमिटेशन है ये आप लोगों को बताना है। तो ए में बोला यहां पर अगर बात करें, ये बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 2 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो अगर बात करें यहां पर तो क्या क्या है, यहां पर अगर बात करें जो लिमिटेशन है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को लिमिटेशन बताई, तो कौन कौन सी लिमिटेशन है आप लोग बताइए खुद, अच्छे से चेक कर लीजिए, आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बोला गया इंट्रोड्यूस किया गया 1992 में अंडर द नाबार्ड और आरबीआई के गाइडलाइन के तौर पर, पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी में बोला गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एग्जिस्ट करते हैं विद और विदाउट द रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोनों तरीके से ये हो सकते हैं, रजिस्टर किए हुए और बिना रजिस्टर किए हुए। बोला गया मोबिलाइज करते हैं सेविंग फ्रॉम द मेंबर्स और परफॉर्म करते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों फैसिलिटी जैसे बैंक में होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। देखिए यार मजा तभी है अगर आप लोग एक बार पढ़ लिया आर्टिकल, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और इमीडिएटली आफ्टर आर्टिकल, तो आप लोग कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं फिर तो क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो सारे की सारी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोग यहाँ पर इसका डी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शक्ति प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया इंटीग्रेटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है विद नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा,
दूसरा बोला गया इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंटरफेस बिटवीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर और बैंकिंग जो इफिशिएंटली हैसल फ्री डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके और फैसिलिटेट करना डिलीवरी सिस्टम आधार कार्ड के साथ में लिंक कर तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। तो ये भी एक आंसर ऐसा है जहां से पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है आप लोग यहाँ पर। तो क्या है सही? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कौन ऐसा एसएलवी फैमिली मेंबर है जो कि पढ़ने के बाद में बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहा है? ठीक है, तो अगर आप लोग सही आंसर दे पा रहे हो तो अपनी पीठ थपथपा लेना, और सही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उतने इंटरेस्ट में लेक्चर नहीं सुना है जितने इंटरेस्ट में आप लोगों को सुनना था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग हो गए, पूरा टॉपिक हो गया आप लोग का अच्छे से, और इसी के साथ में सारी चीजें आप लोगों को बता दी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कि कैसे स्टेब्लिश किया गया, क्या क्या कल को लिखने के लिए आ जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से आप लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्या क्या यहाँ पर चीजें जो आगे चल रही हैं, वुमेन का क्या रोल है, किसने लार्ज स्केल पर वुमेन इसके साथ में कनेक्टेड है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, कब तक इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि कैसा लगा ये टॉपिक, और बाकी कुछ सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की दुनिया जो है ना वो एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। आज की डेट में अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखते हैं उस पर किसी न किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एडवर्टीजमेंट करना काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ों के लिए फायदेमंद भी है। जिस तरीके से क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम को अगर एडवर्टीजमेंट न किया जाए तो लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो वो जरूरी है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कई बार गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे वो, जिन्होंने शानदार तरीके से उसको एडवर्टाइज किया। पर लेकिन अगर यही एडवर्टीजमेंट जो है उसको गलत दिशा दी जाए, थोड़ा सा माइंड में गलत चीज़ें रखकर और गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया जाए, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डालते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा अक्षय कुमार, शाहरुख खान और इसी के साथ में जो अजय देवगन जो हैं वो विमल का ऐड करते हुए पाए गए। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और लोग ये सोचते हैं कि यार वो खा रहा है तो मतलब हम लोगों को भी खाना चाहिए। खासकर बच्चों के बारे में बात की जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ डिस्कस की थी, वहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उस टाइम में दिखाया गया था कि एक बच्चा पूरी की पूरी सिगरेट की एक डिब्बी पी गया। रीज़न क्या था? रीज़न उसका ये था कि यस जो है वो जो अभी रिसेंटली जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी उसमें यस को दिखाया गया कि काफ़ी लार्ज स्केल पर सिगरेट पीता है हर जगह। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो था इतना इंस्पायर हो गया यहाँ पर बेसिकली मूवी से, तो KGF 2 से, तो उसने क्या किया, उसके चक्कर में पूरी की पूरी सिगरेट की डिब्बी पी गया और बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत एडमायर कर रहा था एक तरीके से, और एक तरीके से उसको अपना हीरो मान रहा था। पर लेकिन पूरी मूवी में दिखाया गया कि दारू और जो सिगरेट पीते हुए बड़ी फ्रिक्वेंटली दिखाया गया, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी सोचते हैं कि यार ये तो एक बड़ा ही सही तरीका है, एक तरीके से हीरो पी रहा है इसको। ठीक है, तो एक तरीके से हीरोपंथी में वो आ जाते हैं फिर, तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है। तो एडवर्टीजमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये सारे एडवर्टीजमेंट दिखाए किसको जाते हैं? वो दिखाए जाते हैं कंज्यूमर को। और कंज्यूमर कौन है? हर एक इंसान कंज्यूमर है। इवन जो चीजें बेच रहा है वो भी किसी न किसी चीज को कंज्यूम करता है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने एक दुकान खोली और उसमें आप लोगों ने किताबों को बेचना स्टार्ट किया, तो किताबों को आप लोग बेसिकली एक तरीके से विक्रेता हो गए, कोई ना कोई किताबें खरीद रहा है, तो वो यहाँ पर कंज्यूमर हो गया। पर लेकिन ये सोचो कि वो भी कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे ना, जो किताबें बेच रहे हैं वो अपने कपड़े खरीद रहे होंगे, मोबाइल खरीद रहे होंगे, चप्पलें खरीद रहे होंगे, घर के खाने का सामान खरीद रहे होंगे, तो कोई चीज़ वो भी कंज्यूम कर रहे होंगे और इनका भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में कनेक्ट है। तो एडवर्टीजमेंट जो है अगर वो मिसलीडिंग हो जाए, यानी कि अगर वो भ्रामक हो जाए, लोगों को गलत तरीके से चीज़ें दिखाई जाए, तो ये विज्ञापन अगर झूठे हो जाए तो कई सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन इशू की गई है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और कोई भी ऐसे ऐड जो कि इलॉजिकल है और जो खासकर बस ये चाहते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से चीज़ों को खरीद ले, आज का ऑफर है भाई साहब, आज खत्म हो जाएगा, आज के बाद में ये ऑफर नहीं मिलेगा, और फिर एक हफ्ते बाद वो ऑफर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हरकतें होती हैं कंज्यूमरिज्म की, एक तरीके से जब देखने इलॉजिकल तरीके से कि लोगों को बस फंसा लो किसी न किसी तरीके से। और कई बार तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लोग जो है एक पर्टिकुलर तरीका ढूंढ लेते हैं एडवर्टीजमेंट को करने का। इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। सरोगेट मदर का नाम आप लोगों ने सुना है। उसमें क्या करते हैं, किराए की कोख लेते हैं और यहाँ पर बेसिकली बच्चा किसी और का होता है, किराए की कोख में उसको पाला जाता है और फिर अपने बच्चे को वो लेकर चले जाते हैं। यानी कि बच्चा किसी और का है और पाल किसी और को रहा है, पाल कोई और रहा है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आज की डेट में कोई ए कंपनी है और वो ए कंपनी जो है वो सिगरेट की कंपनी है, ठीक है। दूसरी साइड में इस ए कंपनी ने क्या किया, अपना जो है एप्पल का जूस बेचना स्टार्ट कर दिया।
तो यहां पर ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेन प्रोडक्ट तो सिगरेट है, पर लेकिन एप्पल का जूस मार्केट में बेचा जा रहा है इसके थ्रू। यानी कि एक तरीके से इसका जो फंडा है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे विमल क्या बोलता है, वो पान मसाला बेच रहा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत सारे उसके नशीले जो है प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये मालविया वाली बात है, कैलेंडर निकाल रहे हैं पर लेकिन रियलिटी में क्या कर रहे हैं, दारू का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कहने के लिए तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड में वो सिगरेट का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि एप्पल का जूस बेचा जा रहा है। यानी कि आज की डेट में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान को समझेंगे ना कि ये इंसान तो यार वही है जो एप्पल का एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो इसका ही कोई प्रोडक्ट होगा तो इसका मतलब ये अच्छी चीजें दे रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई अच्छे गुण ही होंगे। तो सैरोगेट प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करती है जो कि सोसाइटी में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। खासकर लिकर बेचने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर ऐसा करती है, वो दिखाती है कि हम लोग सोडा पानी बेच रहे हैं, ठीक है, हॉलीडे पैकेज आप लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगी। तो इससे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लोगों की हेल्थ के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, जिसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दूसरा बोला गया फ्री क्लेम करना एडवर्टीजमेंट के बारे में। अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फ्री क्लेम जो एडवर्टीजमेंट है एक तरीके से आप लोगों को बोलेंगे ये चीज़ जो है वो फ्री में। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दुकान पर आप लोग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनवलप होता है वो मान लीजिए फ्री में दे दिया, हालांकि उसके पैसे चार्ज करते हैं, और कई बार उस पर क्या रहता है, उनका एडवर्टीजमेंट छपा रहता है। तो यहाँ पर ये गलत तरीका है। अगर सामने वाले से आप लोग पैसा ले रहे हो उस चीज़ का जो कि आप लोग यहाँ पर सामने वाले को दे रहे हो, तो उसमें तुम्हारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद वहाँ से पैसा ले रहे हो उनसे, तो उनको विदाउट एडवर्टीजमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो गुड्स, ये प्रोडक्ट या सर्विस जो होते हैं वो फ्री विदाउट चार्ज, ठीक है, ये बोलते हैं, तो एक तरीके से, पर लेकिन कंज्यूमर को पे करना होता है उसके लिए। रियलिटी में वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं कई बार। इसी के साथ में एडवर्टीजमेंट जो टारगेटिंग की बात की जा रही है, जो खासकर बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर इन सब चीज़ों से दूर रखने की बात की जा रही है, ताकि उनको एक तरीके से साधन ना बनाया जाए इन सब चीज़ों का। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट आज के डेट में दिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है, भ्रामक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इनको रोकना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में काफ़ी शानदार बॉडी है और जो कि काफ़ी जद्दोजहद से ये काम करती है, जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको आप लोग CCPA के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो ये प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है और इन्फोर्स करती है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूमर्स के अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पर ये बात करती है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये फंक्शन करती है अंडर द गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई बार स्टेटमेंट दे दी जाती है क्वेश्चन में और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ ये कहां पर कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, उनके साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, और ये आप लोग देखते हैं बाकायदा मेंशन किया गया कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी वहां पर नहीं होने चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचना है उसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करो, उसके दिखाने का, उन्हें हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर जो राइट है, अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है या फिर मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है, इन सब के ऊपर फोकस देना है। आप लोग सोचो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले काफी केस पहुंचा था यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर फोरम के अंदर में। एक पिता है, वो बाहर रहते हैं कहीं, उन्होंने बर्थडे पर अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना भेजा, पर लेकिन वो खिलौना जो है वो रास्ते में आते आते टूट गया। जब बच्चे के बर्थडे पर मिला तो वो टूटा हुआ खिलौना मिला। या फिर कई बार ऐसा होता है कि खिलौना आज भेज दिया गया कई दिनों पहले, पर लेकिन जो खिलौना पहुंच रहा है बर्थडे के बाद में पहुंच रहा है। ऐसे भी कई बार इशू देखने को मिलते हैं, वो तो एक अलग चीज है, पर लेकिन टूटा हुआ खिलौना पहुंचना, ये तो इरेस्पॉन्सिबल तरीके से आप लोगों ने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है उसकी वजह से हरकतें देखने को मिलती है। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान हो गया यहाँ पर जो कि यहाँ पर उसको बेसिकली खिलौने को खरीद कर लेकर आया था, और एक तरीके सेंटिमेंट्स भी यहाँ पर हर्ट हुए, तो इनका भी ध्यान यहाँ पर रखना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कंज्यूमर और जो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक जो बेचने वाला है, एक होता है खरीदने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो बेचने वाला है, यहाँ पर जो विक्रेता है, जो सेलर है, और जो कंज्यूमर है, उसमें आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे कि अमेजन से आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप लोगों ने वो प्रोडक्ट जो है अपने लिए यूज किया, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। पर लेकिन वही प्रोडक्ट अगर फिर से आप लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया ले जाकर किसी और को, तो फिर आप लोग कंज्यूमर नहीं रह गए, फिर आप लोग सेलर बन गए। तो यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ना कि सेलर के प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर नॉर्मली बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और इन्फोर्स करना कंज्यूमर्स एज ए क्लास। इसी के साथ में इन्वेस्टिगेट करना अगर कहीं भी अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसी के हिसाब से फिर प्रोसिक्यूट करना। इसी के साथ में ऑर्डर देना या फिर रिकॉल करना अनसेफ गुड्स, जो गुड सर्विस है उसको, और डिसकंटिन्यू करना अनफेयर या जो अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं उनको।
इम्पोज करना पेनल्टी मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी एंडोर्स करते हैं, पब्लिश करते हैं उसको, ताकि यहाँ पर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट न आ सके। जैसे अभी यहाँ पर ये दिखाते हैं कि पान मसाला खा रहे हैं, पर रियलिटी में यहाँ पर एक तरीके से नशीले पदार्थों का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के डेट में तो ऑनलाइन मीडियम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना है और एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चलना है। इसके चलते हमारी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, पर लेकिन बाबा आदम के जमाने का हो गया था, तो इसलिए नया लेकर आए जिसमें कई सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। यहाँ पर नो सेपरेट रेगुलेटर कोई नहीं था, यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया चीज़ों को टैकल करने के लिए। यहाँ पर कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाती थी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, वेयर सेलर यानी कि एक तरीके से और सेलर जो था जो यहाँ पर जो चीज़ें बेचता है यहाँ पर ये, ठीक है, ऑफिस इज लोकेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एक तरीके सेलर को एक फायदा पहुंचता था। यहाँ पर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट जो रिजाइड और द जो एक तरीके से जो यहाँ पर एक तरीके से जो रिजाइड या फिर वर्क जहाँ पर है वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलर की साइड से ज़्यादा फायदा था, पर लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर साइड पे ज़्यादा हो गया। कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो सिविल कोर्ट को ऑब्जर्व एक तरीके से अप्रोच कर सके, ठीक है, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये सारे प्रोविजन रखे गए एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कंज्यूमर कैन सीक द कंपनसेशन फॉर द हार्म कोज बाय द जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस वो यूज कर रहा है। कोई मोबाइल लेकर आया, मोबाइल फट गया, ठीक है, तो यहाँ पर नुकसान हो गया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रोडक्ट की लायबिलिटी पर भी कंज्यूमर कोर्ट का रेगुलेटर के बारे में बात की जा रही है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। पहले यहाँ पर जो बेसिकली बात की जाती थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाएगा 20 लाख तक का केस, स्टेट लेवल पर देखेगा 20 लाख से 1 करोड़ तक का, और नेशनल लेवल पर देखेगा 1 करोड़ से ऊपर तक का केस। अभी क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट देखेगा 1 करोड़ का, स्टेट देखेगा 1 करोड़ से 10 करोड़ का, और नेशनल देखेगा 10 करोड़ से ऊपर का। तो ये जुडिक्शनरी नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई कॉमर ऑल रूल डायरेक्ट किए गए यहाँ पर कैसे, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पर इसके बारे में कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसी चीजें ऑनलाइन खरीदता बेचता था ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मीडिएशन के बारे में। इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, पर यहाँ पर रेफर किया जा रहा है कि आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोर्ट में जाना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है, आपस में मिलकर भी आप लोग चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मीडिएशन भी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कल को लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, जैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 नजर आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स सर्विस रूल देखने को मिलेगा 2020। इसी के साथ में नेशनल कंज्यूमर डे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह कि नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। वैसे इस स्लाइड पर लिखा हुआ था वो, ठीक है। चलिए आप लोगों को आंसर देना है, फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर या फिर जो भी आप लोगों को लगता है, आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं आप लोग कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं समझ में आई, ठीक है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो आप लोग चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कहीं पर कोई डाउट होता है तो पूछ जरूर लिया करो, अपना ही घर है, अपनी ही चीज़ें हैं, ऐसा है बाहर नहीं बैठे हो गई, ठीक है। तो घर वालों से चीज़ें पूछने में कैसी शर्म, उन्हें कहते हैं जिसने करी शर्म उसके फुट्टे गरम, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कोई भी डाउट हो तो बचाएगा जरूर, और जैसे चीज़ों को एंजॉय करते रहिए, और एक जागरूक कंज्यूमर बनना है आप लोगों को, जागरूक उपभोक्ता बनना है, ताकि कुछ भी गलत होता है तो आप लोगों को उसको सहन नहीं करना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तभी आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा उसका, और एक तरीके से लोगों को भी गाइडेंस मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने से ऐसे रिजल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली बातें, आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट आर्टिकल, तो ये पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों चाहे आज दुनिया के आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो घर में किसी न किसी पर्सन को आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। इस बीमारी का नाम क्या है आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की डेट में चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई मीडियम एज का इंसान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, वो चश्मा जरूर लगाता है। और अगर बात की जाए चश्मा लगाने की, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है हो सकता है काम करने के लिए चश्मा लगाए, बाहर जाने के लिए चश्मा लगाए, थोड़े टाइम के लिए चश्मा लगाए, पर चश्मा जरूर लगाता है कोई ना कोई इंसान। क्या आप लोगों के परिवार में ऐसा कोई इंसान है जो चश्मा बिल्कुल नहीं लगाता? मतलब आप लोगों के घर में कोई ऐसा मेंबर है कि हाँ बिल्कुल चश्मा यूज़ नहीं करता? कोई भी मेंबर, कोई एक ना एक मेंबर जरूर यूज़ करता होगा। आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई इंसान जरूर देखने को मिल जाएगा। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है आज के डेट में कि मैक्सिमम आज की डेट में जो गांव के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, ये केस काफ़ी कम है। मैक्सिमम केस आप लोगों को ज़्यादातर शहर में देखने को मिलते हैं, तो गांव अभी बचा हुआ है, तो एक अच्छी बात है। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, गांव में भी ये बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। पर हमारे देश में ये बीमारी अभी काफ़ी कम है, विदेशों में ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।
आखिर क्या है ये बीमारी और क्या पूरा मुद्दा है, एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करूंगा। बात करेंगे मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया जो है वो एक हेल्थ हजार्ड बन सकता है आने वाले टाइम में, इसको इससे पहले टैकल कर लेना चाहिए। तो इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग बेसिकली हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के साथ में। आज की डेट में बहुत सारे बच्चों की आंखों पर आप लोगों को चश्मा चढ़ा हुआ दिखेगा, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है आखिर ये चश्मा चढ़ता क्यों है। एक तो ये रीजन आप लोगों को पता चलेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों को यहाँ पर ये पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कंडीशन क्या बन सकती है, ऐसे कौन से एरिया जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आज भी आप लोगों की आंखों पर काफी लार्ज स्केल पर चश्मा चढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, जो कि काफी डिटेल में मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा इसके बारे में, और आप लोगों को कुछ सोल्यूशन भी मिलेगा कि कैसे आप लोग अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाया इस आर्टिकल के साथ में, क्योंकि मैं भी इसका बेसिकली शिकार हुआ, तो इसके चलते आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बात की जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मायोपिया का शिकार हैं। मायोपिया क्या होता है, आप लोग पास की चीजें तो देख पाते हैं पर आप लोग दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, और ये स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी। उनको जो चश्मा लगता है वो ऐसा ही लगता है कि आप लोग दूर की चीजें देख पाओ, जैसे मेरा भी चश्मा जो है वो ऐसा ही है कि ताकि मैं दूर की चीजें जो हैं वो क्लियरली देख पाऊं, पास की चीजें जो हैं वो बेसिकली ऑलरेडी क्लियर दिखती है, पर लेकिन ये एक परमानेंट टाइप का एक नहीं आंखों पर चश्मा लग जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं बेसिकली अपना जो इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पर, तो मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड क्या मेरा रूममेट ही था उसको चश्मा लगा हुआ था। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कहा वाह चश्मा लगा के स्टाइल मारा जा रहा है। मतलब एक नहीं एक तरीके से, जब देख गांव से जब आते हैं ना इंसान, उनको ना चश्मे वश्मे में कोई ज़्यादा ऐसा कि चश्मे वश्मे कोई ज़्यादा गांव में लगाते नहीं है, तो कोई चश्मा लगा लेता थोड़ा सा फैंसी टाइप में लगता था। ठीक है, और वो चश्मा भी थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे भी लगाना है चश्मा। तो उस टाइम पे वो जो फीलिंग थी, अभी मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा उस टाइम पर ऐसा कुछ सोचा करता था, अब लगा चश्मा अब इरिटेशन होने लगी है, और खासकर सर्दियों में तो, और जब मास्क लगाते हैं सर्दियों में तो मुझे इतनी इरिटेशन हुई, बाहर निकलते थे मास्क लगाने के बाद में, फिर जो नहीं भाप निकलती है मुंह से और वो चश्मे के ऊपर जो जम जाती है, वो वाली भाई साहब जो मतलब पूरा ही एक ऐसा रहता है कि दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। तो इससे देखिए नेचुरल चीज़ों से बढ़िया कोई चीज़ें नहीं है अगर उनको हम लोग मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट साइटेड जो है बेसिकली, यानी कि एक तरीके से मायोपिया का शिकार होते जा रहे हैं। इसके चलते आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको शॉर्ट साइटनेस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, देखिए अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस मतलब दूर की चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, और यही कंफ्यूजन भी बन जाता है, और जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का अच्छा बनता है। ठीक है, तो मायोपिया का मतलब है कि पास की चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाया था कभी यहाँ कि मायोपिया यानी कि मेरा पिया, यानी कि अपने पिया को पास में देखना पसंद है, दूर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा मुझे आज भी याद है उनका ये डायलॉग। तो यानी कि मेरा पिया है ना, एक तरीके से लड़कियों के लिए, फिर लड़के बोले तो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, पर उनके द्वारा बोला गया था मेरा पिया दूर चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पास से दिखाई देता है। ठीक है, तो वाली बात है, तो याद रखना क्वेश्चन बनता है बड़ी आराम से एग्जाम के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो बेसिकली ये बोल रही है कि आने वाले, अभी यहाँ पर अगर बात की जाए जो लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लगभग 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो मायोपिया का शिकार हैं, क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 1/4 जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं वो आज की डेट में इस बीमारी का शिकार है। तो आप लोग बोलोगे यार इतनी सारी दुनिया इस बीमारी का शिकार हो गई, कुछ तो रीजन होगा। जी हाँ, आप लोग समझ पाएंगे, रीजन भी बहुत ही एक कॉमन सा रीजन है, पिद्दी सा रीजन है। पिद्दी सा रीजन क्या है, आज की डेट में हम जो है बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा एक घर में सीमित रह चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली सिटीज में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर एक घर होता है और उस घर की 4 दीवारी पर आप लोग रहते हैं। ठीक है, इवन छत भी आप लोगों की नहीं होती है। अगर आप लोग गांव में जाते हैं, जैसे मैं जब भी गांव में जाता था, ठीक है, तो उस टाइम पर छतों पे अपना चारपाई डाली, मच्छरदानी लगाई, गर्मी में बाहर सोए आराम से, तो छत पूरी दिखाई दे रही है, मजे में भाई साहब जो मजा आता है उसकी कोई हद नहीं है। पर लेकिन सिटीज में आप लोगों को ये नज़ारा देखने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। जिन्होंने खुद का घर है वो तो अपना कर ही लेंगे अच्छे से एंजॉय, पर लेकिन वो आदत ऐसी हो जाती है कि एसी में रहने की, तो इंसान उसको तो उस तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखने वाला मुद्दा यह है कि अगर इसी तरीके से हम लोग एक सीमित उसमें आवास में एक घर में रहते रहे और हम लोग दूर की नज़र जो है वो नहीं अपनी यूज कर पा रहे हैं, जैसे नहीं आप लोग से घर में बैठे हुए हैं, तो कोशिश क्या करो, जैसे किताबें देख रहे हैं तो लगभग आधे घंटे पर, मतलब 1 घंटे पर, आधे घंटे पर अपनी आंखों को ऊपर हटा के, कंप्यूटर से दूर हटा के दूर की चीजें थोड़ी देखा करो। इससे आप लोगों की आंखों को काफी फायदा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है अपने मुंह को पानी से भरकर, उन्हें कुल्ला पूरा भर, मुंह भर लिया पूरा कुल्ला करने के लिए पानी से भरते हैं, तो उस तरीके से भरकर पूरा फुलाकर उसको बेसिकली गालों को और अपनी आंखों पे पानी के बेसिकली छपके मारा करो, ठीक है। उससे आप लोग काफी फायदा होगा, ठीक है। तो ये काफी कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है अगर देखा जाए तो। हालांकि जैसे मेरे दादाजी थे वो बोला करते थे कि आंख में जो है, जो नहीं मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हो जो थूक होता है, ठीक है, तो वो आप लोग डाल सकते हैं अपना खुद का जो थूक होता है, ठीक है। पर लेकिन हाँ उसमें से थोड़ी सी आप लोगों को स्मेल देखने को मिलेगी, पर लेकिन वो एक काफी अच्छा काम करते हैं, ये मेरे बायोलॉजी के टीचर भी बोला करते थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो जिससे कि आप लोगों की आंखों पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो कम से कम देखिए और कुछ ना करें आप लोग, करें चाहे ना करें, पर दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से जरूर धोएं, मुंह में पानी भरकर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बात ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में 3.3 बिलियन जो लोग हैं वो मायोपिया का शिकार होने वाले हैं। तो यानी कि एक तरीके से बिजनेस भी आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कल को चलकर आप लोग चश्मे बनाने के बिजनेस में उतरते हैं, आंखों के डॉक्टर आप लोग बनते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा करियर रहने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये तो होती है करियर की अपॉर्चुनिटी, जहां लोगों को प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दो, वो इंसान का करियर बन गया, यहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक एशिया में ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इवन बहुत पहले से बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये चीजें होना स्टार्ट हुई है, और हमारे यहाँ तो अभी भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मायोपिया जो है ज्यादा गांव में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे ही अपना घरों में कम रहते हैं लोग, बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, शहरों में एक जगह घुसे रहते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो मायोपिया जो है वो कॉमनली बच्चों में पाया जा रहा है आज के डेट में, कि जैसे कैरिकुलम बन गए, क्लास में बैठना, फिर अपना घर पे, जब से खासकर कोविड-19 के टाइम से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घर पे बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठ रहना, कंप्यूटर से हटे तो मोबाइल पे लग गए, गेम वगैरह खेलने लगे, गेम से हटे तो टीवी पर लगे, समझ रहे हैं पूरा पैटर्न। तो उसमें गैप होना चाहिए यहाँ पर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मिसमैच दूर कर सकते हैं, चलो हाँ हम लोगों ने आंखों पर चश्मा लगा दिया, पर लेकिन ये सिम्टम्स तो आप लोग खत्म कर सकते हैं एक बार को, हाँ कि ठीक है ये, पर लेकिन कोज क्या है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, वरना ये बीमारी आगे बढ़ती चली जाएगी और इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि कोज पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। तो जो भी मायोपिया यहां पर बढ़ रहा है आज की डेट में, ये हाई लेवल पर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसकी तरह से जो बेसिकली जो रेटिनल जो डिटैचमेंट होता है, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से देखिए एक तरीके से जो विजन है ना, परमानेंट लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं अगर इसी पैटर्न में चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को सीरियस लेना पड़ेगा। जिस पैटर्न पे आप लोग लेकर चल रहे हैं वो पैटर्न आप लोगों का नहीं ठीक बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रेटिना के ऊपर पिक्चर बनती है, तो वो प्रॉपर इमेज जो है वो नहीं बन पाती है, उसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिलता है। और ये जो इमेज है वो फोकस देती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज, ठीक है, तो ब्लर आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो मायोपिया की बीमारी है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोग बोल सकते हैं। जैसा हम सिटीज में रहते हैं, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल होता जा रहा है, उसके बेस पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो बीमारी है कई बार इन्वायरमेंट की वजह से, जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और कई बार जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पर लेकिन बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप लोग सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं डेली, कम से कम 15 से 20 मिनट, देखिए आप लोगों को कम से कम धूप में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। हेल्थ बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना चाहिए। जैसे नहीं डिस्टेंस और नियर वर्क कैसे कर रहे हैं आप लोग, जैसे बोला अभी मैंने कि पास की चीज देखी फिर दूर की देखी, तो वो आप लोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इंडोर में रहते रहते खासकर कोविड-19 ने ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों पर चश्मे चढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे यार, जिनकी आंखों पर चश्मे चढ़ गए आज के में, उनको आप लोग कैसे देखोगे। तो ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला अभी स्कूल चाहे घर में आप लोग बात करें तो नियर वर्क है जो, यानी कि किताबों को देखना, अपने पास वाले लोगों को देखना, वो सारी चीजें होगी है। किताबें पढ़ना, टेलीविजन देखना, लैपटॉप देखना, फोन देखना, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ऐसे ही चलती रही तो ये एक ऐसी बीमारी होगी जो कि कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो कि कोविड-19 में बढ़ी है काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आउटडोर लोगों का गेम खेलना बंद हो चुका है, ठीक है, सनलाइट में जाना लोग बिल्कुल बंद कर चुके हैं। तो इसके चलते इंक्रीज हो रहा है मायोपिया में, और ये और ज्यादा इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को पाया जाएगा। और खासकर अगर ईस्टर्न एशियन कंट्री में जो है पर्टिकुलरली अलार्मिंग कंडीशन पर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए जैसे ईस्टर्न एशियन, सदर्न एशियन में यहाँ पर, तो नोवल कोरोना, अगर बात करें बिफोर नोवल कोरोना वायरस, यहाँ पर ये 80 to 90 हायर इन स्कूल चिल्ड्रन इन ईस्ट और साउथ एशिया में
पर अगर बात करें यहाँ पर विद मायोपिया नियरली 20% अगर देखने को मिलेगा हाई हो गया पहले के कंपेयर में, अभी कोविड-19 के चलते। तो ये जो कंट्री है यहाँ पर, अगर इनमें ऐसी सिचुएशन बढ़ती रही तो ये एक दूसरे को टैकल करके आगे बढ़ेंगे और सनलाइट का एक्सपोज रिड्यूस होता जा रहा है, इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बोला ये जा रहा है जो खतरनाक है सोचने के लिए, आने वाले टाइम में दुनिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर मायोपिया का शिकार होने वाली है, यानी कि चश्मे जो है 50% जनता के ऊपर आंखों पर चढ़ने वाले हैं। तो यानी कि आने वाले टाइम में सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो भी आज के डेट में जो एक तरीके से यहाँ पर इस फील्ड में घुसे हुए हैं और जो व्यापार कर रहे हैं चश्मे की जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। हेल्थ के तो किसी सेक्टर में भी आप लोग एंट्री कर लो, बल्ले बल्ले होने वाली है जैसी इंसानों की हरकतें होती जा रही है। तो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जो कि हम लोग को बार बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग सुधरे या फिर सुधारे जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह हमारे देश में अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में है। हमारे देश में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेयर में आप लोग देखें, अगर बात की जाए, पर लेकिन अगर गांव में और शहरों में आप लोग कंपेयर करेंगे तो शहरों में काफी कम है, पर लेकिन गांव में शहरों में काफी ज्यादा है, पर लेकिन गांव में फिर भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। जबकि 65% पॉपुलेशन हमारी आज के डेट में गांव में रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनका लाइफ स्टाइल अलग रहता है। अर्बनाइजेशन जैसे से इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मायोपिया की बीमारी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। और मायोपिया ट्वाइस एज हाई एज अर्बन चिल्ड्रन, अब उनको गांव के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो शहरों में दुगना आप लोगों को मायोपिया देखने को मिलेगा बच्चों को, अगर एक गांव में बच्चा रह रहा है और एक शहर में बच्चा रह रहा है। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो कैसी है। तो ये एक तरीके से पावर जो बढ़ती जा रही है लेंसेज की, ये मायोपिया का शिकार होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और ये चीजें बढ़ रही हैं। और फिर वही बात बोलेगी कि अगर नहीं सुधारा गया तो 50% के करीब पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इसका शिकार बन रहे हैं। और इसके चलते आप लोग जो नहीं रेगुलरली, थोड़ा सा सोल्यूशन क्या निकलता है कि बच्चों को आउटडोर खेलने के लिए आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, सनलाइट में जाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा बोलो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग चीजें बोल सकते हो। वरना ये है ऐसी की चीज अभी अगर काम नहीं किया तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। और खासकर जहां पर बढ़ रही है वहां पर तो इसको अलार्मिंग कंडीशन में लेना चाहिए, एक ऐसी बीमारी जो कि आगे चलकर एक महामारी का रूप ले सकती है। और लेंस कार्ट जो है बेसिकली उसके मजे आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप में से कितने ऐसे भी फैमिली मेंबर है जिनको रियलिटी में चश्मा लगा हुआ है, आप लोग बताइए जरा, जिनको चश्मा काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में फेस करना पड़ रहा है। तो ये कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं आज की डेट में, ठीक है। तो कोशिश क्या करो यार, जरूर जाया करो थोड़ा सा बाहर, इससे आप लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अगर तुम मेरी जिंदगी में घुसोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में सर देकर घुस जाऊंगा। ये किसी मूवी का डायलॉग है, मुझे मूवी याद नहीं आ रही है पर लेकिन वो सीन याद आ गया। अभी नेशनल न्यूज उसी से रिलेटेड है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने गिफ्ट किया है हमारे देश में डेवलप इंडिजिनस, ये बनाया गया है बेसिकली कॉर्वेट INS कृपान टू द वियतनाम। ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह का छोटा युद्ध जहाज है जिसमें सारी चीजें रहती हैं, तुम आसानी से सामने वाले को जो है ठिकाने लगा सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा गिफ्ट कर दिया गया है, बेचा नहीं है, गिफ्ट कर दिया कि ले जाओ तुम इंजॉय करो। गिफ्ट क्यों कर दिया गया है, क्योंकि वियतनाम एक ऐसा देश है जिसके साथ में चाइना की बनती नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ने बेचा भी नहीं, गिफ्ट कर दिया, जैसे चाइना पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ों को सुधारने के लिए जरूरी है। और ये साउथ चाइना सी में यहाँ पर अब वियतनाम के पास में बैठेगा, क्योंकि बार बार वियतनाम के एरिया में आकर चाइनीज शिप जो है बदतमीजी कर कर चले जाते थे और वियतनाम के पास में प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कोई ऐसे वेपन नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर गिफ्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने किसी को गिफ्ट किया है और ये भी फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है, और ये भी फ्रेंडली नेशन है क्योंकि वियतनाम के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है। देखा होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन तक पूछा गया था वियतनाम के बारे में, ठीक है। तो इंडियन जो नेवल चीफ है जिनका नाम है आज की डेट में एडमिरल R हरि कुमार, वो इस पर्टिकुलर सेरेमनी को प्रिजाइड कर रहे थे, यानी कि वो इसको हेड कर रहे थे। और ये INS कृपान जो है मेड इन इंडिया है, हमारे देश के अंदर बनाया गया प्रोडक्ट है। और इसी के साथ में कुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है। ये कुखरी एक पर्टिकुलर जो आप लोगों ने देखा होगा चाकू टाइप का होता है, एक जो चाकू होता है इस तरीके से वो, और उसके अंदर में एक कवर के अंदर में इस तरीके से वो रहता है, उसको निकाला जाता है, तो कुखरी होता है बेसिकली, चाकू आप लोग बोल सकते हो। तो ऐसा नाम रखा गया है जो कि यहाँ पर हमारे देश का ये तो कुखरी क्लास का मेड इन इंडिया INS कृपान वियतनाम को गिफ्ट किया गया है। साउथ चाइना सी में ये अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देगा और चाइना की बदतमीजी को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग बेच रहे हैं। इसी तरीके से फिलीपीन को हम लोगों ने ब्रह्मोस देने की बात की, आप लोगों को पता है, क्योंकि फिलीपीन के साथ भी चाइना की बनती नहीं है, तो हम लोगों ने भी अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है कि कैसे चाइना को सही करना है, ठीक है। तो ये कहते हैं जैसे को तैसा, है कि नहीं। ये जो चीज उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये हर एक स्टेट में होनी चाहिए। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनके स्कूल में ही मार्शल आर्ट वगैरह ये चीजें सिखाई जानी चाहिए,
ताकि सेल्फ सेफ्टी का काम किया जा सके। अगर सेल्फ सेफ्टी रहेगी, अपने आप वो अपने आप को सेव कर सकेंगे, अपने भाई पापा या फिर किसी और मेल कैंडिडेट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर सीरीज है, मतलब सीरीज क्या बताइए, एक शायद सीरीज है या फिर मूवी है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो बैठ के एक बार में देखी थी वो यूट्यूब पर भी पड़ी है। उसमें आर्मी के बारे में दिखाया गया। एक लड़की रहती है, वो आर्मी में जाती है, उसके पापा जो है उसको बेसिकली मना कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो आर्मी में चली जाती है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर वो टॉप कैंडिडेट का एक तरीके से खिताब जीतती है। तो वो पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरीके से एक डेडिकेटेड ऑफिसर की जो क्वालिटी उनके अंदर दिखाई गई है, किस तरीके से मेल कैंडिडेट जो है उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ दिखाई गई है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ वहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ टेस्ट वगैरह करके है, टेस्ट हाँ, मतलब कुछ है, मुझे याद आएगा तो मैं उसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। वो खासकर लड़कियां जरूर देखिएगा यार, क्योंकि एक तरीके से उसी के पॉइंट ऑफ से वो बनाया गया है। और एक लड़के भी देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक तरीके से फायदा क्या होगा आपके घर में, जैसे वाली सिस्टर है या फिर कोई और औरत है, को किस तरीके से यहाँ पर आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं उसकी चीज़ों को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे वो। तो देखना द टेस्ट केस करके है वो। ठीक है, द टेस्ट केस फुल मूवी डाल देना, मुझे लग रहा है अभी 2 हफ्ते पहले लगभग वो यूट्यूब पर डाली थी बेसिकली यहाँ पर, और फुल उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे से चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 दिन का कैंपेन चलाया गया यहाँ पर वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया 10 डे कैंपेन। ये यहाँ पर 21 से चलकर 30 तक चलने वाला है एवरी मंथ। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हर महीने चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में करने की कोशिश की जाएगी, और महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाएगी, ताकि सोसाइटी को उस चीज़ से अवेयर कराया जा सके। याद रखना द टेस्ट केस किसने दे रखा है ये भी बताना। द कंपेन इज बीइंग लेड बाय द वुमेन एंड द चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके जो भी वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर इस पर काम करने वाली है। जो योगी आदित्यनाथ जी है, उनकी इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पर ये सारा काम स्टार्ट किया गया। पूरा फोकस किस पर है कि महिलाओं की सेफ्टी, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ रिलायंस, इसके ऊपर फोकस दिया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर ये इनिशिएटिव है, ये हर एक स्टेट के अंदर में होना चाहिए अगर माना जाए तो, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार लगाने वाली न्यूज़ आप लोग बोल सकते हो। ऐसी न्यूज़ कई बार पूछ ली जाती है, और जहां पर हो रही है वो लोकेशन अगर न्यूज़ में हो तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है खजुराहो के बारे में, 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, ये बात की जा रही है। ये कहां पर होने वाली है, ये एमपी में होने वाली है, खजुराहो में। और किस दिन होने वाली है, ये आज के दिन यानी कि 25 जुलाई को आप लोगों को देखने मिलने वाली है, यानी कि आप लोग एडवांस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में भी आएगी, आप लोग इसको न्यूज़ वगैरह में भी सुनोगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बना, पहले ऑलरेडी खजुराहो के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। खजुराहो जो एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही पुराने म्यूनमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो म्यूनमेंट किससे रिलेटेड है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो जैन से रिलेटेड है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी भी आप लोगों से पूछ चुकी है। तो जो कोई ऐसी चीज जहां पर आप लोगों को कई सारे रिलीजन से रिलेटेड चीजें देखने को मिले, वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और खजुराहो के बारे में बात करें तो ये हिंदू प्लस जैन यहाँ पर म्यूनमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इसलिए काफी फेमस है यहाँ पर ये। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर में, और जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो तो ये सारी बातें जानते ही होंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 5वें नंबर की हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, ये एमपी खजुराहो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक प्यारी सी थीम इसकी रखी गई है। थीम क्या है, थीम मतलब होता है फोकस एरिया। तो बात की जा रही है समिट में जो थीम है, रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि एंड तक पहुंचना। इससे क्या होगा, हर एक इंसान तक चीजें पहुंचेगी। तो रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका नाम उड़ान रखा गया। तो उसका भी मतलब क्या था, रीजनल कनेक्टिविटी उसका बेसिक पर्पस था। उसी पैटर्न में आप लोग यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं। तो 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है आज के डेट में। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और पवन हंस जो लिमिटेड है यहाँ पर, ये इनके द्वारा मिलकर, तीनों के द्वारा ये सबमिट कराई जा रही है। सीएम जो यहाँ पर आज की डेट में है शिवराज चौहान, तो इनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में कवर किया गया FAO। FAO क्या है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया एक्शन प्लान फॉर किसके लिए, यह है एम्बिशियस क्लाइमेट स्ट्रेटजी, क्लाइमेट के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो FAO के बारे में जानेंगे और फिर यहाँ पर ये एक्शन प्लान है, यह है ग्लोबल एग्रीकल्चर चैलेंज, इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। FAO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में काम करती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और यहाँ पर कोई भी अगर इस तरीके की चीज़ें आती है जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है जैसे फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनका सोल्यूशन देने की बात करते हैं। इसका मोटो भी बड़ा प्यारा है, लेट देयर बी ए ब्रेड, यानी खाना सबके लिए होना चाहिए। रोम यानी कि इटली के अंदर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डायरेक्टर जनरल यानी कि DG कौन है ये आप लोगों को बताना है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जैसे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक्शन प्लान जो कि यहाँ पर सपोर्ट करेगा इंप्लीमेंट कैसे करना है ये स्ट्रेटजी ऑन क्लाइमेट चेंज 2022 से लेके 2031 तक का, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर वगैरह पे पड़ रहा है उसको कैसे टैकल करना है, ये है बेसिक पर्पज। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जो थोड़ी छोटी चीजें अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से चीजें, जरा सा भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रेजिलियंस एग्री फूड सिस्टम की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम पे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैसे हम लोग सही चीजें प्रोवाइड कराते हैं वो ढंग से लोगों तक पहुंचती रहे। एक्शन प्लान है बेस्ड ऑन द 3 पिलर, एडवोकेसी, पॉलिसी सपोर्ट और इसी के साथ में स्केलिंग अप करना क्लाइमेट एक्शन, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। यानी कि बेसिक पर्पज यहाँ पर यह है कि श्याम दाम दंड भेद लगाओ चाहे कुछ भी करो, पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर ये एग्रीकल्चर पर भी ढंग से इंपैक्ट डालने लगा तो और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बात की जा रही है इसलिए एडवोकेसी की, यानी कि इसके लिए वकालत करो, इसके बारे में बात करो। पॉलिसी सपोर्ट यानी कि इसके लिए पॉलिसी बनाओ, नीतियां बनाओ, और इसी के साथ में ये क्लाइमेट एक्शन की बात की जा रही है कि जलवायु कार्रवाई को भी बढ़ाना, इसके ऊपर भी काम करना कि ऐसी चीजों को यूज करना जो कि इन्वायरमेंट पर नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज। डिफेंस की न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर NDA CDS आप लोग तैयारी कर रहे हैं CAPF के रिलेटेड, तो ऐसी न्यूज़ आप लोगों से पूछ ली जाती है। इटालियन जो यहाँ पर इटली ऑनर कर रही है इंडियन आर्मी, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा वर्ल्ड वॉर 2 में। देखिए, हमारी आर्मी जो थी वो अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी, तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ वो हमको लड़ाने के लिए ले जाते थे उस टाइम पर, और आज की डेट में हमको रिकॉग्नाइज में नहीं किया जाता था, पर लेकिन अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बहुत सारे देश के द्वारा। तो ये एक तरीके से एक नहीं कहते हैं कि एक ये छाती चौड़े करने वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इटली के द्वारा यहाँ पर इंडियन आर्मीज की जो कंट्रीब्यूशन रहा वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 की ड्यूरेशन क्या थी ये आप लोग को बताना है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ड्यूरेशन क्या थी ये आप लोग बताइए। इसमें क्या रहेगा, एक मेमोरियल अनवील किया जा रहा है इटली के अंदर में, जिसमें इंडियन जो ट्रूप्स हैं जो लड़ाई की उन्होंने, तो यहाँ पर उनको बेसिकली एक तरीके से याद किया जाएगा। ये जो मेमोरियल है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वी ऑल लिव अंडर द सेम सन, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये नहीं जैसे हमारा है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि सारा संसार जो है वो एक परिवार की तरीके से है, वासुदेव कुटुंबकम, तो उसी की तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसका मोटो यहाँ पर ये रखा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में जो स्मारक है यहाँ पर ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जिनका नाम नायक यशवंत घाड़े। ठीक है, तो नायक यशवंत घाड़े को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप लोग ये छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन निकाल कर ले जाती है, तो हल्का सा आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी कोई वैली है यहाँ पर जिसको अपर तिबार वैली बोलते हैं, वहाँ पर इनकी जान गई थी, अपनी बेसिकली शहादत को प्राप्त हुए थे ये अपनी लड़ाई लड़ते हुए, तो इसलिए आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है। सितारे बुलंद करने के लिए हिम्मत लगानी पड़ती है, तो ऐसा ही यहाँ पर किया गया हमारे देश की पर्सनैलिटी के द्वारा। अभी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये गर्व करने वाली बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है सात्विक राज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा कोरिया ओपन जीत लिया गया है, तो शानदार परफॉर्मेंस दी, और ऐसा नहीं कि ये पहले ही ऐसे तुक्का लग गया है,
2019 में और 2022 में इनके द्वारा ये टॉप जो 500 टाइटल के जो खिताब जीते गए यहाँ पर, और यहाँ पर अभी इनके द्वारा ये डबल खिताब जीता गया, जो कि कांग्रेचुलेशंस करने वाली बात है और देश का गर्व, एक तरह सीना गर्व से ऊंचा कर दिया, चौड़ा कर दिया सर भी। तो यहाँ पर इनके द्वारा डिफीट किया गया नंबर 1 रैंकिंग वाले इंडोनेशियन जो पर्सनैलिटी थी, नंबर 1 रैंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली फैजर आलियान, ठीक है, फैजर आल्फियान, और इसी के साथ में मोहम्मद रियान। तो इनको यहाँ पर इनके द्वारा हराया गया, ठीक है। तो इनके नाम भी हालांकि याद रख सकते हो नहीं भी, पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा इनके द्वारा कौन सा खिताब जीता गया है, और दोनों के द्वारा, इसी के द्वारा इनके द्वारा स्विस ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन 2023 भी अपनी झोली में डाला गया खिताब। तो शानदार परफॉर्मेंस चल रही है दोनों भाइयों की, कांग्रेस यार, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ऐसे ही बस लगे रहो अब, ठीक है ना। पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से पूछ ले जाए तो यहाँ पर ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे यहाँ पर, जिनका नाम ब्रेन तबार, ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे, 83 की एज में यहाँ पर ये हमारे बीच में से छोड़कर चले गए हैं। तो ये इतना कम से कम याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, ये पूछ ले जाते हैं। अब ये तो नहीं पूछेंगे कितने टेस्ट खेल के गए, कब से कब तक खेल कर गए, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बस ये याद रख लेना, इतना कम से कम याद रखना। और ये हॉल ऑफ द फेम जो यहाँ पर एक तरीके का ये एक नहीं एक रिकग्नाइज करने वाली बात है यहाँ पर, जो यहाँ पर इसके भी ये मेंबर हैं बेसिकली, ठीक है। तो रह चुके थे बेसिकली, अब तो नहीं है, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। आगे बात करते हैं Q&A सेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों का स्कोर बूस्ट होगा, देखते हैं किसको क्या क्या याद है। सबसे पहला है यहाँ पर कौन बनेगा छोटू करोड़पति का क्वेश्चन, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। बोला जा रहा है कि विच स्पेस एजेंसी रिसर्चर एक तरीके से कंडक्ट किए यहाँ पर फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट, इसरो, नासा, ESA या फिर CNSA। सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देना है। तो सही आंसर क्या है, देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से स्टेट या यूटी के द्वारा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-2025 लॉन्च किया गया, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन ये परमिटेड टू, एक तरीके से आप लोग बात करनी है कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन द, ये है गुला रिवर। तो कहां पर बात की जा रही है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड। ये भी आंसर आप लोगों को बताना है, सही आंसर यहां पर क्या है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस इन स्कूल एजुकेशन, यहाँ भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। सबके ऑप्शन एक ही हैं, सोच लो आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन आना नहीं है। ये एक सीसेट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है सुरिनसार, ये है मानसर लेक, ठीक है। कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो लेक है ये ट्विंस लेक की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर नजर आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है लेक के साथ में, अगर आप लोग देखोगे। और ये सारी चीजें जो होती है कई बार ना एक तरीके से कई पुरानी हिस्ट्री भी उठाकर देखोगे तो महाभारत के टाइम पर इसका बेसिकली कनेक्टिविटी यहाँ पर बताई जा रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में भी रहता है, तो कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर किया गया। बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा खाना पीना बनाया जाए स्पेस के अंदर भी, ताकि आगे आने वाले टाइम पे कोई घूमने आए स्पेस में तो एंजॉय कर सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन से स्टेट के द्वारा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान ये लॉन्च किया गया, तो ये हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा के द्वारा यहाँ पर एक्शन प्लान लॉन्च किया जा रहा है ताकि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस दिया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा परमिट किया गया, ये गुला रिवर माइनिंग के बारे में। तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। यहाँ पर गुला रिवर जो है ये एक याद रखिएगा, गोला रिवर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये इससे कनेक्टेड आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट के द्वारा होस्ट किया जा रहा है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस इन द स्कूल एजुकेशन। तो पंजाब यहाँ पर रिसेंट एडवांस इन एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश से इंप्लीमेंट की जा चुकी है 3 साल पहले, तो उसको और अच्छे से कैसे लेकर चलना है इसके ऊपर पूरा फोकस है। यहाँ पर यह आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इसका आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक्स है। और बाकी सी सेट की क्लास जो है कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सी सेट में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सी सेट को लेकर कई सारी बातें मेरे पास में आती हैं। एक तो ये कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डेली मैथ की क्लास लगाते रहो, यार ये पॉसिबल है क्या? आप लोगों की मैथ्स भी है उसके अंदर में और इंग्लिश भी है, 50-50% के करीब आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो मैथ्स भी चल रहा है आप लोगों का और इंग्लिश भी चल रहा है पैरेलल में, तो इसमें कोई दिक्कत है 3 दिन मैथ्स हो जाए और 3 दिन इंग्लिश हो जाए। और इंग्लिश भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन कराए जा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन की क्लास आप लोगों की होनी है वो एक अलग बात है, पर लेकिन उसके साथ में बेसिक इंग्लिश भी कराई जा रही है। वो इंग्लिश फिर आप लोगों की जीएस के अंदर में जब मेंस का पेपर होगा वहां पर भी काम आने वाली है, वो इंग्लिश तैयार की जा रही है।
पूरे देश के अंदर में इतने कम प्राइस में अगर कोई आप लोगों को यहाँ पर इतना कुछ करा रहा हो तो मुझे बता दो, ये बता दो मुझे आकर, अगर कोई आप लोगों का सी सेट के अंदर में जीएस मेंस का इंग्लिश का पेपर भी कोई कवर करा रहा हो तो आज मुझे बता दो आप लोग आके। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा कराएगा ही नहीं यार, ठीक है। इन चीज़ों के आप लोगों ने सी सेट के, मैंने आप लोगों को बताया ओनली सी सेट के 20,000 रुपये ले रहे हैं लोग, और वहाँ पर भी आप लोगों को कोई पूछता नहीं है। जब एक बार एडमिशन ले लिया फिर कुछ करा के चीज़ें खत्म हो जाएंगे साइड में। तो आप लोगों ने देखा होगा एपीएफसी के अंदर में कितनी क्लासेस आप लोगों की लगवाई गई है। देश के अंदर में सबसे ज्यादा एपीएफसी के कोर्स में क्लासेस लगवाई गई थी, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो यार एक ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा चीजें करते रहो, ट्रस्ट नहीं तोड़ने दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा फोकस लगाए रखो, ठीक है। सच्ची सच्ची बताना कौन कौन वोकेबलरी जो आप लोगों को देता हूँ इनके ऊपर सच्ची में आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो, ये आप लोगों को जरूर बताना है, ये मुझे आप लोगों से जानना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो सब पे सेंटेंस फॉर्म करते हैं और कई कई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि हाँ छोड़ो क्या करना है, आलस मत किया करो यार, ठीक है। पहले यहाँ पर एंडुलेट, इसका मतलब होता है लहराता हुआ, एक तरीके से किसी चीज का उत्थान होना, उछल जाना, लहर, यानी कि एक तरीके से ना एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ना ही बोल सकते हैं कि भाई साहब लहरा लहरा के आगे बढ़ रहे हैं इंसान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सोड़ी तुच्छ, घटिया, कोई ऐसी घटिया किस्म की हरकतें कर देना जो इंसान के लेवल की नहीं है, इस लेवल पर जाकर काम कर देना, ठीक है। जैसे किसी इंसान से पैसे ठग लेना, उसकी मेहनत की कमाई, सामने वाले ने कमाई पूरी जिंदगी, तुम ठग कर बैठ गए जरा सी देर में, तो ये गलत बात होती है, ठीक है। सोलेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आराम या संतावना देना, उत्साह बनाना, ये चीजें बोल सकते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कराना भी। पोम का मतलब होता है वैभव, वैभव मतलब एक तरीके से ना वैभवशाली कुछ चीजें दिखाना, एक तरीके डिस्प्ले करना बहुत ही लार्ज स्केल पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीकेरिटी, ये होता है अनिश्चितता, किसी चीज का फिक्स न होना किसी चीज को लेकर। इसके ऊपर आप लोग मीनिंग्स भी रहते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने में क्या दिक्कत है, बस मुझे आप लोग ये बता दो, ठीक है। तो ये जरूर बताना। बाकी जैसा मैंने बोला था, कई सारे बच्चे बोले थे सर हिस्ट्री की क्लास लगा दो, हिस्ट्री क्लास लगा दो, तो हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने जा रही है आज से, देख लेना यार। मैं सोच रहा था बाद में लगाते, पहले एक बार चीजें सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते, पर लेकिन आप लोग ना खून पी के रख देते हो। ये सारी चीजें सही है, चलो कोई नहीं, बीच बीच में क्लासेस होती रहेंगी तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि हाँ हिस्ट्री नाम का भी सब्जेक्ट है, आप लोग भूलोगे नहीं। और बाकी सीसेट की क्लास अच्छे से एंजॉय करते रहो। और जैसा मैंने बताया था 30 तारीख से यहाँ पर आप लोगों को सीडीएस और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो उसमें एडमिशन ले सकता है, और जो सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है बोलने वाली। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यूपीएससी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो ठीक है। तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। कोई भी अगर डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो, आगे आने वाले लेक्चर में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।